106 माया और मुस्कान की पहली मुलाकात। एक शाम माया, रहस्य और मुस्कान एक बड़े से लग्जरियस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठी हुई थी। माया का रूल था कि वह 2 महीने में एक दिन इस तरह की पार्टी करती हैं। मुस्कान और रहस्य भी आपस में दोस्त है पर एक दूसरे की पहचान से अनजान। माया के लिए रहस्य लीगल मुद्दे हैंडल करती हैं, उसमें मारधड़ भी कभी कभी हो जाती है, वह लीगल वे से माया की मदद करती है। वही मुस्कान खून खराबे के काम करती हैं, उससे कानून से कोई लेना देना नहीं, उसका कानून माया है, जो वो कहे सो सही। वही भले ही वह दोनों माया के लिए काम करती हैं पर माया की नज़र में ये दोनों उसकी बहन थी। उनके अलावा भी माया के लिए काम करने वाले कुछ लोग थे, जिनमें एक 16 साल का लड़का और बाकी सब लड़कियां थी, जिनकी बारे में आगे पता चलेगा। वह सब अपनी अपनी पसंद के खाने एंजॉय कर रहे थे और जिन्हें डांस पसंद है वह डांस कर रहे थे। माया, रहस्य और मुस्कान एक जगह बैठकर जूस पी रही थी। मुस्कान, जो अपने मोबाइल में एक वीडियो देख रही थी, वह अचानक रोने लगी। माया और रहस्य उसके इस तरह से रोने से हैरान रह गए। रहस्य उसके पास आकर बोली, हे मुसु, तू रो क्यों रही है? मुस्कान अपने मोबाइल में एक वीडियो रहस्य को दिखाते हुए बोली, देखो दी, कितने बेरहम लोग हैं इस मासूम बच्चे को परेशान कर रहे हैं। रहस्य उस वीडियो को देख हैरान हो जाती हैं। वो वीडियो यूट्यूब का एक रील थी जिसमें एक डॉक्टर एक छोटे से बच्चे का ध्यान भटकाकर उसे इंजेक्शन लगा रहा था। रहस्य के वीडियो देख लेने के बाद मुस्कान और जोर से रोने लगी, अरे माय बेबी, ऐसा कौन करता है? इतने छोटे बच्चों को इंजेक्शन कौन देता है? कितना बेरहम डॉक्टर है। रहस्य को उसको देख हंसी आ गई। वह माया, जो कि ग्रेस के साथ अपने ग्लास से जूस पी रही थी, की तरफ देखकर बोली, हे माया, तुम्हारे जैसी खतरनाक लड़की को ये छोटा बच्चा कहाँ से मिल गया? मुस्कान बोली, रहस्य दी, आप मुझे बच्चा कैसे बोल सकती है? रहस्य उसे देख बोली, अब बच्चे को बच्चा भी नहीं बोलूं। फिर वह माया के कान के पास झुककर बोली, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी इसके सामने आ गई तो इसका क्या होगा? माया के चेहरे पर रहस्य की बात सुनकर मुस्कान आ गई और वह मुस्कान को दिखने लगी, जो अभी भी वैसे ही रोए जा रही थी। वह मन में बोली, नहीं, जब तुम्हारे सामने उसकी रियल आइडेंटिटी आएगी तब तुम्हारा क्या होगा? उसके दिमाग में कुछ सीन घूम गई। पहले सीन में एक लड़की तलवार लेकर कुछ लोगों को आलू गोभी की तरह काट रही थी। उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, सिर्फ आंखों में लोगों को मारने की आग थी। वही उन सब लोगों का खात्मा करने के बाद वह लड़की उस घर से बाहर आए और एक कार से टिक कर खड़ी लड़की के आगे आकर एक घुटन के बल बैठ गई और उस तलवार को जमीन में गाड़ दिया। क्वीन, आज से मैं आपकी गुलाम, मुझे इस जिंदगी में जो चाहिए था वह मिल गया। मेरा बदला पूरा हुआ, जो मेरे जिंदगी का मकसद था वह पूरा हुआ। अब मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद आपकी सेवा करना है। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ। माया, जो उस कार से टेक लगाकर खड़ी थी, उसने अपना मास्क ठीक किया और बोली, मुझे गुलाम नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ गलत हुआ, मैंने तुम्हारी मदद कर दी, मेरा काम खत्म। इतना बोल माया कार में बैठ गई। सामने खून से लथपथ लड़की अभी भी उसी तरह बैठी थी। जिनमें पहले आग थी वह आंखें अब खाली हो गई थी, न कोई खुशी न गम, कुछ नहीं दिख रहा था। माया ने कार स्टॉप की और विंडो से उस बैठी हुई लड़की को बिना भाव के देख कहा, मेरे पास परिवार है पर उस परिवार में मेरे लिए प्यार नहीं है। दूसरी तरह बोला जाए तो परिवार नहीं है। दूसरी तुम्हारे पास तो प्यार करने वाला परिवार ही नहीं है, पर उनका प्यार तुम्हारे दिल में है। तुम मुझे प्यार दो, मैं तुम्हें परिवार दूंगी, ये कैसा रहेगा? उस लड़की ने कन्फ्यूजन से माया को देखा, उसे माया की कोई बात समझ नहीं आई। माया को ये बात समझी तो एक स्माइल के साथ उसने अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया और कहा, ज्यादा मत सोचो, सीधा बोल रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बहन बनाना पसंद करोगी? उस लड़की ने माया के हाथ को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गई। उसने कांपते हुए हाथ उड़ाया और माया के हाथ में रख दिया। उसके हाथ जो खून से लथपथ थे, उन्होंने माया के हाथों को भी खून से रंग दिया। माया ने कहा, आज से अब से मैं ही तुम्हारी माँ, तुम्हारी पिता, तुम्हारी भाई बहन और तुम्हारा परिवार। उस लड़की की आंखें आंसुओं से सन गई। उसके गालों पर आंसू से लकीर खींच गए थे। थोड़ी सी देर बाद वो दोनों कार से आगे बढ़ रही थी। माया ने कहा, आज से तुम्हारी पुरानी पहचान दुनिया के लिए मर गई। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई है, तो नया नाम भी रख लेते हैं। वो लड़की बोली, पार पुलिस।
माया ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी की डेड बॉडी कल पुलिस को मिल जाएगी तो डोंट वरी। फिर वह लड़की बोली, दी मेरा नाम। माया ने उसके मुंह से दी सुनकर हंसने लगी। उसने उस लड़की को देख कहा, तुम्हारा नाम आज से मुस्कान है। माया की मुस्कान, क्या तुम मेरा फेस देखना चाहती हूँ? मुस्कान को उसकी माफिया आइडेंटिटी के बारे में पता था, इसलिए उसके दिमाग में माया को लेकर बहुत सारे विचार चल रहे थे। शायद माया बहुत बुढ़ी हो, या फिर जलने कटने के निशान उसके चेहरे पर हो, या वह बहुत बदसूरत हो जिस वजह से वह मास्क लगाकर रखती हैं। वह हर सिचुएशन के लिए तैयार थी, भले ही वह कितनी भी बदसूरत हो, उसके लिए वह अब उसका परिवार थी। क्या वाक्य माया इतनी बदसूरत थी? कैसी होगी मुस्कान की आगे की जिंदगी? 107 रहस्य की शादी। माया धीरे से अपनी मास्क को अपने चेहरे से अलग करती है, साथ ही में वह अपने बालों से नकली वाले बालों को निकाल देती है, जिस वजह से उसके सोने की तरह सुनहरे बाल नीचे खुलकर बिखर जाते हैं। जब मुस्कान माया की शक्ल देखती है तो उसका मुंह खुला रह जाता है और आंखें चोरी हो जाती हैं। वह एक उंगली उठाकर माया की तरफ पॉइंट कर देती हैं, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। माया उसका ऐसा एक्शन देख अपनी स्माइल को और गहरा कर देती है। माया उसको टीस करके बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारी दी सुंदर नहीं है? मुस्कान बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और कहती है, आप तो मुझे से भी छोटे हो, पर ऐसा कैसे? फिर वह माया की बातों पर ध्यान देती है और बोलते हैं, नहीं, आप तो इतनी ज़्यादा सुंदर हो, सच में। माया इस वक्त काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जहां मुस्कान ने सोचा था कि माया ओल्ड एज होगी, वहां पर माया उससे भी कम उम्र की बच्ची निकली। उसने माया से पूछा, आप तो शायद 16 या 17 साल की भी नहीं होगी। माया ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो मुस्कान, मेरा नाम है माया मित्तल और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मुझे पॉइजन क्वीन के नाम से जानते हैं, और मैं अभी 15 की हूँ, नेक्स्ट मंथ 16 की हो जाओगी। इसके साथ ही माया उसे फ्लैशबैक से बाहर निकलती है। उसकी नज़रें अभी भी मुस्कान को ही देख रही होती। इसके अलावा भी बहुत सारी सीन्स माया के दिमाग में मुस्कान से रिलेटेड आ रहे थे। कहीं पर वह तलवार की प्रैक्टिस कर रही थी, कहीं पर वह एक परफेक्ट गन शॉट कर रहे थे, तो किसी सीन में उसके आंखों में कोई इमोशंस नहीं रहते थे, तो कुछ सीन में वह किसी बच्चों की तरह एक्ट करती थी। उसे मुलाकात के बाद मुस्कान भले माया से बात करती थी, लेकिन और लोगों के लिए वह हमेशा शांत ही रहती थी। माया के साथ के कारण धीरे धीरे मुस्कान एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी बिताने लगी। यही एक कारण था कि मुस्कान में अपनी पूरी जिंदगी माया को समर्पित कर दी थी। उसके लिए माया ही उसकी सब कुछ थी। माया जो बोलती थी वह सही, बाकी किसी चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं था। मुस्कान रहस्य का उसको बच्चा कहने से चिढ़ी हुई थी। मुस्कान माया को देखकर बोलती है, मायूं, आपने क्यों इस सर दर्द को अपने पाल रखा है? जल्दी से उनकी शादी कर दीजिए ताकि इनकी मेरे जैसे ही और बच्चे हो जाए। मुस्कान ने मेरे डे से बच्चे पर ज़्यादा जोर दिया था। रहस्य उसकी बात पर आंखें छोटी कर माया को देखने लगी। वही मुस्कान की बात सुनकर माया जोर से हंसने लगी। उसको रहस्य के शादी का सीन जो कि पिछले जन्म में हुआ था वह जो याद आ गया था। मुस्कान और रहस्य अभी माया को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देख अपने कंधे उसका दिए। आखिर ऐसा भी क्या जोक मारा था उसने? फ्लैशबैक, माया की लास्ट लाइफ। सिद्धार्थ से शादी करने के बाद माया ने खुद को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया था, पर वह रहस्य और मुस्कान से कभी कभी बात कर ली थी। रहस्य एक समृद्ध शहर की राजकुमारी थी, पर लड़की होने के कारण उसे कोई वैल्यू ही नहीं देता था। वैसे तो रहस्य ने माया के साथ रहकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, लेकिन उसके घर में उसके कोई खास चलती नहीं थी। अपनी असली व्यक्तित्व को छुपाकर रहस्य अपने घर में एक शांत और सुलझी हुई लड़की की तरह रहती थी। रहस्य की शादी उनके परिवार वालों ने अपनी पहचान की एक बिजनेसमैन से कर दी। कुछ जांच पड़ताल की बात रहस्य को पता चला कि वह बिजनेसमैन एक अच्छा इंसान नहीं है। उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है, पर ऑलरेडी रहस्य की शादी उस बिजनेसमैन से फिक्स कर दी गई थी। ये बात उन्हें शादी के एक दिन पहले ही पता चली थी, जिस वजह से उसके परिवार वाले पीछे नहीं हट रहे थे। रहस्य ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माने, बल्कि रहस्य शादी से भाग न जाए इसके लिए उस पर कड़ी नज़र भी रखी गई।
उसकी खुद की माँ ने ये तक बोल दिया कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो वह जहर खा लेगी। रहस्य माया से बहुत अटैच थी, जिस वजह से भले माया उसकी शादी में नहीं आ पा रही थी, लेकिन उसने अपनी मंडप के आसपास कई कोनों में कैमरे लगा कर रखे थे, जिस वजह से माया उसकी शादी की लाइव फुटेज देख सके। रहस्य ने सोच लिया था शादी ही है, कर लेती हूँ। अगर इस इंसान ने शादी के बाद उसके साथ कुछ भी किया तो रहस्य का वह रहस्यमय रूप दिखाऊंगी कि अगले दिन ये दुनिया नहीं देख पाएगा। बाकी जिंदगी के लिए पैसे है और काबिलियत भी, बस इस राजघराने से नाता तोड़ लूंगी। तब तक एंजॉय द हेल वेडिंग। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था रहस्य की शादी में जो ऐसे हंस रही है माया? क्या रहस्य ने कर ली थी उस बिजनेसमैन से शादी? क्या हुआ था उस शादी का परिणाम? 108 रहस्य की शादी पार्ट 2। रहस्य एक बहुत ही भारी भरकम लहंगे के साथ नीचे मंडप में आ जाते हैं, जिसमें वह बाला की खूबसूरत लग रही थीं। बड़ा सा भड़कीले महरूम लाल कलर का लहंगा, जिसके ऊपर उसने 3/4 स्लीव्स वाली लाल कलर का है ब्लाउज पहन कर रखा हुआ था। उस पर जारी मिरर स्टोन से काम किया गया था। साथ में उसने 3 लेयर के हार और भर भर के ज्वेलरी पहन रखी थी। आंखों में काजल, नाक में नथ, माथे पर बड़ा सा मांग टीका और एक लंबा सा घूंघट लेकर रखा था। उसकी चुन्नी नेट वाली थी, जिस वजह से उसकी कजरी काली आंखें और डार्क लिपस्टिक से सजे ओठ सबको साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सर के ऊपर फूलों से सजी एक नेट की चादर थी, जिसके 4 कोनों से 4 लड़कों ने उसको पकड़ के रखा हुआ था। शायद वह 4 लड़के रहस्य के भाई थे। वह इस समय किसी महारानी की तरह लग रही थी। वह धीरे कदमों से सीढ़ी से उतरकर मंडप में आकर बैठ जाती है, जहां पर ऑलरेडी वह बिजनेसमैन बैठा हुआ था। वह अपनी हवस भरी नजरों से रहस्य को सर से पैर तक देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, पर रहस्य अपने परिवार की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने चेहरे पर मासूम भाव बना रखे थे। वही उसके मन में चल रहा था, अबे खुसक थर की बुड्ढे, मेरे ऊपर से नजर हटा, नहीं तो यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले तेरी आंखें निकालकर किसी को दान कर दूंगी। एक सेकंड माया के साथ रहते रहते मेरी सोच भी उसके जैसी ही होती जा रही है। कहा बोलना था तेरी आंखों से गोटियां खेलूंगी, कहा बोल रही हूं दान कर दूंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे गोटियां खेलनी नहीं आती, दान ही कर दूंगी। वैसे भी ये इसी चीज नहीं है जिसे वेस्ट किया जाए। कौन सा मार्केट जाकर बोलूंगी भाई 2 आंखें पैक कर दो, गोटियां खेलनी है। चुप रहस चुप, तू पागल हो गई है। वह वहां पर बैठी हुई थी। पंडित जी ने जैसे उन दोनों को वरमाला चेंज करने के लिए खड़ा किया, वैसे ही वहां पर एक गन शॉट की आवाज आई। सब लोग उस तरह देखने लगे। वहां पर करीब करीब 50 बॉडीगार्ड से दिखने वाले लोग हाथों में गन लिए आ गए और आकर उस जगह को चारों तरफ से घेर चुके थे। वहीं बीच में एक बड़ी महंगी रोल्स रॉयस कार आकर रुकी, जिसमें से एक हैंडसम लड़का बड़े रुबाब के साथ लंबे कदम चलते हुए आ रहा था। उसने शेरवानी पहन रखी थी। वह जाकर सीधे मंडप की तरफ बढ़ने लगता है। उसने रहस्य के होने वाली थर की खुसत बुढ़े पति के हाथ में शूट कर दिया। वो आदमी एक चीख के साथ वही नीचे गिर गया। वही बाकी सारे लोग भी डर गए। पर हमारी रहस्य लाइक, ये कौन है? क्या ये मुझे बचाने आया है या मरवाने? कुछ लोग जो आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, उनकी बातों से पता चला कि यह जो लड़का अभी यहाँ पर आया हुआ है वह कोई और नहीं, एशिया का एक जाना माना बिजनेसमैन युवान है। बहुत कम लोगों को ये पता था कि युवान सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि माफिया से भी रिलेट रखता था। पर कभी कोई सबूत न मिलने की वजह से कुछ लोगों को ये बात अफवाह लगती थी तो कुछ को सच। आज उसके हाथ में गन देखकर यह बात साबित हो गई थी। रहस्य ने भी पहले कभी इस आदमी को कभी देखा नहीं था, इसलिए वह इसे नहीं जानती थी। युवान चलकर रहस्य के सामने आया और बोला, तुम यह शादी नहीं कर सकती, तुम मुझसे शादी करोगी। रहस्य मन में, हे ये क्या ट्वीट है भाई, पहले बता तो दे तू है कौन और मैं तुझसे शादी क्यों करूं। पर वह मुंह से कुछ नहीं बोली। रहस्य के परिवार वालों को लगता है ये रहस्य का बॉयफ्रेंड है। रहस्य की माँ, तो तुम इस वजह से शादी नहीं करना चाहती थी? यही दिन दिखाने के लिए तुम्हें हमने पाला पोसा था। रहस्य के पिताजी, आज तुमने हमारी नाक कटवा दी। इस गुंडे में आखिर तुम्हें क्या पसंद आया? रहस्य के आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने बोला, ये सच नहीं है, मैं इसे नहीं जानती।
रहस्य के मन में, अबे गधों, अगर मुझे प्यार होता किसी से तो यहाँ बलि का वेट करती या भाग जाती। सच में डाउट होता है कि मैं इन्हीं के परिवार से हूँ या किसी ने मायूं की तरह मुझे भी बदल दिया। रहस्य के दादाजी ने युवान को देखकर बोला, क्या तुम मेरी पोती को जानते हो? युवान ने बात क्लियर किए बिना कहा, जी हाँ, ये मेरी पूरी दुनिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी ये बात सुन रहस्य उसे देखने लगी। उसके इतना बोलते ही सबको लगा कि रहस्य का इस आदमी के साथ चक्कर था, इसी वजह से वह ये शादी नहीं करना चाहती थी। सारे मेहमान रहस्य पर इल्जामों की बौछार करने लगे। रहस्य की बुआ, देखा भाई जी, मैंने पहले ही कहा था इस लड़की के जल्दी हाथ पीले करवा दो। अब देखो नाक कटा दी न इसने। रहस्य के चाचा, और पढ़ाओ लड़कियों को, लड़कियों का काम चूल्हा चौका संभालना है, न कि किताबें। इसी तरह सब ने कुछ न कुछ बोलना शुरू कर दिया था। सारे मेहमान इस तमाशे को एंजॉय कर रहे थे। रहस्य रोए जा रही थी। वही रहस्य को रोता देख युवान का दिल जल रहा था। युवान उन सारे लोगों को गुस्से से देख रहा था। वह उन सबको चुप कराना चाहता था। वह चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ सब, रहस्य को कुछ भी कहा था तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। पर सब ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। माया भी जो वीडियो कॉल से ये देख रही थी, उसने गुस्से से किसी को अपने दूसरे फ़ोन से कॉल कर इंस्ट्रक्शन दिए। उसने अपनी इमरजेंसी वॉच ढूंढी और उसमें कुछ टाइप कर भेज दिया। रहस्य को अपने उंगली में एक वाइब्रेशन महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपनी उस उंगली को देखा जिसमें एक अंगूठी रेड कलर में ब्लिंक कर रही थी, उसे देख रोती हुई रहस्य के फेस पर एक हल्की मुस्कान आ गई जिसे किसी ने नहीं देखा। आखिर क्या किया माया ने? क्यों रोने का नाटक कर रही है रहस्य? कौन है युवान? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। 109 शादी के शापे। रहस्य की शादी में रहस्य की परिवार वाले और रिश्तेदार रहस्य को बुरे बातें सुनाए जा रहे थे। वही रहस्य रोए जा रही थी, या यूं कहे कि रहस्य सिर्फ रोने का दिखावा कर रही थी। वही सारे मेहमान इस्तेमाल तमाशे का आनंद ले रहे थे। आखिर फ्री का तमाशा किसे पसंद नहीं है। दूसरी तरफ से माया अपने दूसरे फ़ोन से कुछ लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। रहस्य को रोता हुआ देखकर मंडप में उसके पास खड़े युवान का पारा पूरी तरह से हाई हो गया था। वह रहस्य को डरना नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि वह परिवार रहस्य का परिवार था और रहस्य उसे नफरत करें यह उसे मंजूर नहीं था, इसलिए भी उसने अपने आप को काबू में करके रखा था। वह बीच बीच में रहस्य को रोने से मना कर रहा था, पर रहस्य उसे इग्नोर कर रही थी। जो उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। रहस्य का परिवार जो कि उसे सुनाई जा रहा था, वह उसे भी कई बार धमका चुका था, लेकिन वह मान ही नहीं रहे थे। अब पानी युवान के सर के ऊपर जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी नसें तन रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने अपने सारे गार्ड को उन लोगों के सर पर बंदूक लगाने और उन्हें यहां से लेकर जाने का इशारा किया ही था कि वैसे ही एक जोरदार आवाज वहां पर आई, हेल, बस बहुत नाटक हो गया, क्या अब ये नाटक बंद हो सकता है? आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड नाउ। सारे लोग उस आवाज की दिशा में दिखने लगे। यह आवाज किसी और की नहीं रहस्य की थी, और जो एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी हाथ की एक उंगली सी अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी, और वह स्टाइल से चलते हुए एक चेयर की तरह बढ़ गई। उसके चेहरे पर अब एक देविल मुस्कान आ गई थी। वह उस चेयर पर जाकर किसी रानी की तरह बैठ गई थी। वह अपने फेस पर इरिटेट वाले भाव से बोली, आह क्या झंझट है तुम लोगों की, ऊपर से मुझे इतना मोटा लहंगा पहन दिया है। लहंगा तो ठीक है, पर मुझे इन 100 किलो की ज्वेलरी से तो मेरा दम ही घुट जाएगा। ऐसा बोलकर उसने जो अच्छी आई खासी ज्वेलरियां पहन के रखी थी उन्हें उतार कर फेंकना चालू कर दिया। सारी ज्वेलरी सोने की थी, और सबसे बड़ी बात वह उसके खानदान की कीमती ज्वेलरी मानी जाती थी। ऐसा उसके परिवार वालों ने रहस्य और बाकी मेहमानों को बताया था, जबकि आधी से ज़्यादा ज्वेलरी नकली थी। जैसे ही उसने ज्वेलरी को फेंकना चालू किया, रहस्य के परिवार वालों के गॉड्स ने आकर उन गहनों को उठाकर एक जगह पर इकट्ठा करना चालू कर दिया। वैसे भी शादी होने के बाद वह लोग उसे असली गहने छीनने ही वाले थे। कुछ मेहमान जिनके पास वह ज्वेलरी गिरी थी, उनमें से कुछ लोगों ने मौका देखकर उन गहनों को अपने पैरों के नीचे दबा दिया ताकि बाद में वह उठा सके। कुछ मेहमानों में अफरा तफरी मची हुई थी। एक लड़की के हाथ में एक सोने की अंगूठी आ करके गिरी, उसने तुरंत ही उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। ऐसे ही कुछ कुछ ज्वेलरीज मेहमानों के बीच में खो गई।
रहस्य की माँ आकर रहस्य पर चिल्लाते हुए, यह क्या बदतमीजी है, तुम इस तरीके से हमारे खानदान को जलील कैसे कर सकती हूँ। न सिर्फ तुमने अपने आशिक को यहाँ पर बुलाया बल्कि तुमने हमारे खानदान की इतनी बेशकीमती गहने भी इसे ही फेंक दिया। तुम्हें उनकी कीमत का अंदाजा भी है। युवान आगे आकर बोला, मेरी रहस्य से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी। मैं उससे 100 गुना ज़्यादा गहने लाकर दे दूंगा। अगर आप मेरी रहस्य की माँ नहीं होती तो मुझे भी नहीं पता मैं आपका क्या करता। युवान गुस्से से फटने वाला था। रहस्य बोली, ओ ए चासनी में घुले करेले के भाई, तू थोड़ा चुप रहने। एक तो मेरे प्लान का कबाड़ो बना दिया, उस पर भी एक्टिंग करे से कि मेरो भलो चाहे है। युवान को उसकी बातें सुनकर मुंह बन गया। वह बोलता है, राहु तुम ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हो, और मैं तुम्हें करेले का भाई लगता हूँ क्या। वैसे वो सब ठीक है पर तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो। युवान एक क्यूट मुस्कान के साथ गन से अपने बालों को रब करते हुए बोला। रहस्य 2 बातों से हैरान थी। एक तो ये कि यह इंसान कबूल कर रहा है कि सच में इसका भाई करेला है, और दूसरा ये कि यह इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम है, पर हंसते हुए इसका चार्म और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई इतना चार्मिंग कैसे हो सकता है। वहीं नीचे पड़ा रहस्य का न होने वाला पति दर्द से तड़पते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे कोई हॉस्पिटल पहुंचा दो, मुझे नहीं करनी शादी, मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। रहस्य और युवान एक साथ चिल्लाकर बोले, चुप। इतना बोल दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा। जहां युवान के चेहरे पर दिलकश मुस्कान थी वहीं रहस्य के चेहरे पे कुछ भी भाव नहीं थे। युवान बोलता है, देखो न जान हमारे विचार भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। रहस्य ने अपनी कमर के पीछे से एक गन निकाल और युवान पर तान दी। युवान के चेहरे पर मुस्कान और बड़ी हो गई। वही रहस्य का दूल्हा जो कुछ और बोलने वाला था, उसने अपना मुंह रहस्य के हाथ में गन देखकर बैंड कर लिया। वही सारे लोग भी डर गए थे। वह आदमी जिसकी शादी रहस्य से होने वाली थी, वह वैसे तो उन्हें उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलने वाला था, पर रहस्य के साथ में गन देख उसने अपना मुंह बैंड ही रखा। कहीं उन दोनों सन की लोगों ने उसे शूट कर दिया तो। वह वैसे तो चल सकता था, पर युवान और रहस्य के डर से उसने बिना आवाज के रेंगना चालू कर दिया। वह उन दोनों की नज़रों से बचते हुए बाहर जाने लगा। और क्या क्या हुआ था रहस्य की शादी में, क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। 110 ऋषभ हुआ गुस्सा। बेचारा दूल्हा, कहा शादी का ख्वाब वह सजा कर यहाँ आया था, कहा बेचारे को रेंगते हुए जाना पड़ रहा था। वह मन ही मन बहुत सारी गलियां रहस्य के परिवार को दे रहा था। जब वह किसी तरह रेंगते हुए शादी के हॉल से बाहर आता है, बेचारा इसे भागता है दे से, अगर अभी नहीं भागा तो पता नहीं क्या होगा। रहस्य की शादी में और भी बहुत सी चीजें हुई, जैसे रहस्य ने अपनी माँ को, कि उसकी सौतेली माँ थी, उसे अच्छी तरह से पीटा था। रहस्य के परिवार को उस महल और रियासत को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वह रियासत रहस्य की माँ की थी, जिस पर उसका बाप और उसकी माँ कुंडली मार के बैठे हुए थे। युवान से शादी उसने तब भी नहीं की। उसके बाद युवान ने उसे मानने की बहुत कोशिश की, जो कि रोमांस, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर है, जिसके बारे में आपको कहानी में आगे पता चलेगा। बाद में रहस्य उससे शादी करने को मान गई। रहस्य ने एक बार बताया था कि उसका युवान कहीं का प्रिंस भी है और वह अपने परिवार, खासकर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। रहस्य ने बताया था कि उसकी बहन उसके परिवार के साथ नहीं रहती, पर वह अगले दिन उसे लेने जाने वाला है। पर उसी दिन माया को सिद्धार्थ ने कैद कर लिया और कुछ समय बाद ही वह मर गई। प्रेजेंट टाइम। माया, जो रहस्य की शादी की कॉमेडी के बारे में सोचकर हंस रही थी, अपनी मौत याद कर उदास हो गई। वही मुस्कान और रहस्य उसके इस अचानक से हंसने और अचानक से दुखी होने वाले बर्ताव को लेकर हैरान थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपने कंधे उचका दिए। उन लोगों की मीटिंग अच्छी रही। उसके बाद माया वहां से खुशी खुशी अपने घर के लिए जा रही थी। वह अपने मोबाइल में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए जा रही थी। इस बात से अनजान की 3 जोड़ी आंखें उसे ही घूर कर देख रही है। ये 3 लोग कोई और नहीं, ऋषभ, विराज और माहिरा थे। ऋषभ, जो कि किसी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया था, वह अभी मीटिंग खत्म करते हुए यहाँ से निकल रहा था कि उसे माया दिख गई। उसकी आंखें, जो हमेशा गुस्से से भरी रहती थी, वो अब सॉफ्ट हो गई थी। वह उसके पास जाने लगा। उसके असिस्टेंट को समझ ही नहीं आया कि उसके बॉस कहाँ जा रहे हैं। वह उनको रोककर उनका गुस्सा नहीं भड़काना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप उनके पीछे हो लिया। उसकी नज़र जब सामने जा रही माया पर गई तो उसे सारा माजरा समझ आ गया।
विराज भी किसी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया था, जो कि क्लाइंट ने कैंसिल कर दी क्योंकि कहीं से उन्हें मित्तल परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चल गया था। एक तो वह इस बात से पहले ही फ्रस्ट्रेटेड था, उस आग में घी डालने का काम माया के उसकी नज़र के सामने आ जाने से हो गया। विराज के मन में चल रहा था कि माया ने अपने लिए किसी अमीर लड़के को फंसाया है जो उसे खर्च करने को पैसे देता है और शायद वह उसी के साथ यहाँ आई है। माया को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वही माहिरा अपनी कुछ दोस्तों के साथ वही एक नॉर्मल से रूम में बैठी माहिरा को ये देख जलन हो रही थी कि आखिर मित्तल परिवार छोड़ देने के बाद भी माया इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी रही है, जबकि वह मित्तल परिवार में आने के बाद भी उस लग्जरियस रूम को अफोर्ड भी नहीं कर सकती जहां से माया आई है। कहीं उसने मित्तल परिवार से कुछ चुराया तो नहीं है? अगर नहीं तो आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? तीनों लोग अलग अलग फ्लो पर थे, इसलिए उनका आमना सामना नहीं हुआ। माया अपने मोबाइल में घुसी हुई आगे बढ़ रही थी कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा। माया सीधे जाकर उस इंसान के सीने से टकरा गई। इस झटके की वजह से उसने अपनी आंख मिच ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ा एक वेटर जिसके हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी के मग थे, वह डरते हुए बोला, सारी मैडम, मुझसे गलती हो गई। माया ने उसे इट्स ओके कहा तो वह वहां से भाग गया। माया की पीठ अभी भी उस इंसान के सीने से लगी हुई थी जिसने उसे खींचा था। अगर उस इंसान ने उसे वक्त पर नहीं खींचा होता तो वह गर्म कॉफ़ी माया के ऊपर गिर जाती और उसकी स्किन जल जाती। वह थोड़ी सी उस आदमी से दूर होकर उसकी तरफ पलट कर देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से भरी लाल आंखों से टकरा जाती हैं। माया उस इंसान के गुस्से को इग्नोर कर बोलती हैं, हेलो अंकल, क्या इत्तेफाक है, आज हम फिर से टकरा गए। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ, जिसे माया के ऐसे लापरवाह होने से वैसे ही गुस्सा आ रहा था, उसके अंकल कहने से यह गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने आप देखा एनताव सीधे माया को अपने गोद में उठा लिया। माया को ऋषभ के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी, वह अपनी जगह पर फ्रिज रह गई। ऋषभ का असिस्टेंट जो कि उसका पीछा कर रहा था, उसे तो 440 वोल्ट का झटका ही पड़ गया। उसके बॉस जो किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने देते, वह सरेआम एक लड़की को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। बेचारा 2 सेकंड के लिए फ्रिज रह गया, फिर दौड़कर अपने बॉस के पीछे जाने लगा। क्या होगा? माया और ऋषभ को एक साथ देखकर माहिरा और विराज का रिएक्शन। क्या चाल चलेगी माहिरा माया के खिलाफ, और क्या करेगा ऋषभ माया के साथ? 111 फर्स्ट किस। माया ऋषभ की एक्शन से शॉक हो गई थी। आसपास के लोग ऋषभ को देख रहे थे, बट कोई कुछ नहीं बोला। उनमें से कुछ लोग जो कि ऋषभ को जानते थे, वो हैरान जरूर थे, पर वह भी उसे इग्नोर ही कर सकते थे। वही ऋषभ बिना कहीं भी देखे, बिना लोगों की परवाह के माया को गोद में लिए लंबे कदम भरते हुए उस जगह से बाहर जा रहा था। वही उसका असिस्टेंट बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहा था। विराट, जो कि ऋषभ की केवल पीठ देख पाया था, उसे लगा कि यह वही लड़का है जो माया के साथ रिलेशनशिप में है, जो माया का खर्च उठा रहा है, जिसकी वजह से माया ऐसी जिंदगी जी रही है। उसने ऋषभ का फेस नहीं देखा था, पर ऋषभ के इस तरह माया को अपनी गोद में उठाने से और विराज को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तुरंत वहां से लिफ्ट लेकर नीचे के फ्लोर पर आने लगा, क्योंकि वह अभी 5th फ्लोर पर अपनी मीटिंग के लिए खड़ा हुआ था और माया और ऋषभ फर्स्ट फ्लोर पर थे। वही माहिरा, जो कि 2nd फ्लोर से माया को देख रही थी, उसने ऋषभ का चेहरा ठीक से देखा था और वह पहचान भी गई थी कि यह कोई और नहीं ऋषभ ओबरॉय है। एशिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान। उसको माया पर इतना गुस्सा आ रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुठिया कस ली थी, जिस वजह से उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए थे। वह मन ही मन बोलती हैं, भगवान क्यों, आखिर क्यों? मैं मित्तल परिवार की प्रिंसेस थी, पर इस माया की वजह से मुझे ऐसे गरीबी की जिंदगी जी है, और वह मेरी जगह राज कर रही थी। अब जब मुझे मेरी जगह वापस मिल गई है तो अब इसे ऋषभ मिल रहा है। वही ये मित्तल परिवार गरीब हो रहा है। आखिर इसने ऐसा भी क्या अच्छा किया है जो ये हमेशा बेहतर जगह पर रहती हैं? क्यों अब जिद है मेरी सिद्धार्थ नहीं, अब मुझे ऋषभ ही चाहिए। आखिर ये एक गरीब लड़की है और मैं एक असली प्रिंसेस, मिटल्स की प्रिंसेस। वह ये सोच रही थी कि तभी एक लड़की पीछे से माहिरा के कंधे को हिलाते हुए बोलती हैं, माहिरा माहिरा माहिरा, क्या सोच रही हो?
माहिरा उस लड़की के खुद के कंधे को हिलाने से होश में आती हैं। वह उस लड़की की तरफ पलटकर उसको देखती है और उस लड़की की तरफ पलटते ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत और मासूम स्माइल आ जाती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले गुस्सा करने वाली लड़की कोई और ही थी। वह उस लड़की की तरफ देखकर बोलती हैं, कुछ नहीं टीना, मैं बस देख रही थी कि नीचे का सीन कितना सुंदर है। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा और जाकर टेबल पर बैठ गई। वह भी एक जूस का ग्लास उठाकर पीते हुए माया और ऋषभ के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने ऋषभ का माया को गोद में उठाना याद आ रहा है। वह एक बार को खुद को ऋषभ की गोद में इमेजिन कर रही थी। ऋषभ धड़धड़ाते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर आया और अपने कार की तरफ बढ़ गया। पीछे से भागते हुए आ रहे असिस्टेंट ने तुरंत अपनी जेब से एक चाबी निकाल और कार को ओपन कर दिया। असिस्टेंट बेचारा अपने घुटनों पे हाथ रखकर हाफ रहा था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। आखिर उनके बॉस इतने तेज कैसे चाल सकते हैं जबकि वह दौड़ भी नहीं पा रहा था। वही माया लगातार ऋषभ के कंधे पर मारे जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर ये इंसान उसके साथ ऐसी हरकतें कैसे कर सकता था। वह कोई बोरी नहीं थी जो उसे कोई भी उठा कर ले जाए। ऋषभ ने कार का डोर खोलकर माया को कार के अंदर लगभग फेंक दिया। उसने तुरंत उस कार के अंदर बैठा और कार को अंदर से बंद किया और पार्टीशन ऑन कर दिया। उसकी आंखों के सामने बार बार माया के ऊपर गर्म कॉफी का गिरना याद आ रहा था। आखिर ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि अगर वह समय से नहीं आता तो वह कॉफ़ी उस पर गिर जाती और वह काफ़ी बुरी तरह जल सकती थी। वही माया जिसके हिसाब से अब पानी सर के ऊपर चढ़ गया था, वह अपने बालों में हाथ डालने की कोशिश करती हैं, पर जैसे कि ऋषभ को उसकी हरकत का पहले से ही अंदाजा हो, वह माया के हाथ को पकड़ लेता है। माया और ऋषभ के फेस आसपास थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देख रहे थे। ऋषभ ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़कर खिड़की से लगा दिया। माया चिल्लाकर बोलती हैं, बुड्ढे खुसत इंसान, छोड़ मुझे, ये क्या बदतमीजी है। बस इसी चीज की कमी थी। ऋषभ का गुस्सा जो माया के चेहरे को करीब से देखकर शांत हो रहा था, वह भड़कते हुए बोला, मैं तुम्हें किस एंगल से बुढ़ा दिखता हूँ। माया उसके हैंडसम फेस को देखकर झूठ बोलती हैं, तुम हर एंगल से बुढ़ा हो। बाल सफ़ेद, पिला फेस, मोटी बॉडी, तुम तो 2 किलो वजन भी उठाते होगे तो हफने लगते होगे। माया अपने मन से बना बनाकर कुछ भी बोल रही थी। वही ऋषभ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर कौन इंसान चाहेगा कि उसकी पसंदीदा लड़की उसे बुढ़ा बोले। उसने आव देखा न ताव बोलती हुई माया के खूबसूरत सॉफ्ट लिप्स पर अपने हार्ड लिप्स रख दिया। ऋषभ के इस एक्शन की उम्मीद माया को नहीं थी। उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई। 112 माया ऋषभ की कामी। माया के दोनों हाथों को ऋषभ ने अपने हाथों से कसकर पकड़ कर रखा था और उन्हें माया के सिर के ऊपर किया हुआ था। वही दूसरे हाथ से माया के सर को पीछे से पकड़ रखा था। माया अपने पैरों से उसे किक करने की कोशिश करती है, पर ऋषभ उसके पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा कर रखा था। माया ऋषभ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कहा हमारी छोटू सी माया और कहा भारी भरकम ऋषभ। ऋषभ जिसने गुस्से से माया को किस करना चालू किया था, वह अब माया को घिरे घिरे सॉफ्टली किस कर रहा था। माया के लिप्स उसे किसी जूसी फ्रूट की तरह लग रहे थे। वह अभी भी माया को किस कर रहा था कि उसने माया के सर के पीछे से अपना हाथ निकाला और माया के एक पैर को खींचकर उसे कार की सीट पर पूरी तरह से लिटा दिया और खुद माया के ऊपर आ गया। उसने अभी भी माया के हाथों को नहीं छोड़ा था और अब उसकी किस जो सॉफ्ट थी उसने थोड़ा वाइल्ड रूप ले लिया था। माया उसके एक्शन से सन रह गई। उसे ऋषभ के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। माया को अपने लास्ट लाइफ में सिद्धार्थ की याद आने लगी। उसे ऋषभ में अब सिद्धार्थ नजर आ रहा था। उसकी लास्ट लाइफ में सिद्धार्थ डे से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए उसे किस करता था या अपनी लिमिट क्रॉस कर उसे हट करता था। वह सारे सीन उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही उसकी बॉडी भी अब हल्की हल्की कांप रही थी। इस बड़ी ई कार में भी उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वही सिद्धार्थ का दूसरा हाथ जो माया के कमर को सहला रहा था। जब उसे अपने हाथों में वाइब्रेशन महसूस हुई तो वह थोड़ा होश में आया। वह माया से दूर होकर जैसे ही अपने सामने दिखता है वह शौक रह जाता है, क्योंकि माया को आंखें खुली हुई थी पर उनसे आंसू बह रहे थे और सीधे लुढ़क कर कार की शीट में समा जा रहे थे। उसकी आंखें लाल थी।
पर आज पहली बार ऋषभ को उसकी लाल आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर दिख रहा था। वही माया की बॉडी कांप रही थी, ये भी उसे महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसने अपने एक हाथ से माया के दोनों हाथों को जोर से पकड़ा हुआ है और उसका दूसरा हाथ। वह एकदम से माया से दूर होकर बैठ जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी। पर उसका आंसर उसे नहीं मिला। उसने पलट कर माया को देखा तो उसे चौंकाने के लिए माया अब भी उसी तरह से कांप रही थी और मूव नहीं कर रही थी। उसकी इस हालत को देखकर ऋषभ को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके दिल को अपने हाथों में लेकर कसकर दबा दिया हो। उसके दिमाग में अचानक ही थॉट आए, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया? ये मुझसे इतना ज़्यादा क्यों डर रही है? मैंने तो सिर्फ एक किस, क्या मैंने इसे इतना ज़्यादा डरा दिया? क्या अब ये मुझसे नफरत करने लगेंगी? क्या अब ये मुझे नहीं 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 डम इट ऋषभ, जिस लड़की को तुम्हें मनाना है उसे तुम नाराज कैसे कर सकते हो? नाराज को तो मना भी सकते हो, मगर वह अगर मुझसे हेट करने लगी तो क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह। ये ख्याल आते ही अब वह भी डर जाता है। माया की ऐसी हालत देखकर अब उसे खुद से ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वह बिना परमिशन के माया को क्या किसी को भी ऐसा किस नहीं कर सकता था। वह एकदम से माया के हाथ को पकड़कर खींच लेता है और माया को अपने गले से लगा लेता है और प्यार से उसकी पीठ को सहलाने लगता है। ऋषभ के इस एक्शन से माया धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। करीब 5 मिनट बाद जब वह महसूस करता है कि माया पूरी तरह से शांत हो गई है और कांप नहीं रही है तो वह भी थोड़ा रिलैक्स होकर माया से अलग होता है, इस बात से अनजान कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। माया ऋषभ से अलग होकर जैसे ही ऋषभ को देखती हैं धीरे धीरे उसकी आंखों में गुस्सा आने लगता है। ऋषभ जो उसकी आंखें देख रहा था अचानक ही उसे किसी खतरे का अंदेशा होता है, लेकिन तब तक देर हो सकी थी। अचानक उस कार से ऋषभ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती हैं। ऋषभ का असिस्टेंट और ड्राइवर जो आगे की सीट पर बैठे ऋषभ के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, वह दोनों चौंककर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों के ही कान के कॉर्नर लाल होने लगे थे। जब ऋषभ की चीखें बैंड नहीं हुई तो ड्राइवर ने हकलाते हुए धीमी आवाज में कहा, सर क्या हमें कार से बाहर निकल जाना चाहिए? असिस्टेंट बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। ड्राइवर बेचारा सा मुंह बनाकर असिस्टेंट को देखता है। असिस्टेंट अपनी टाई को हल्का ढीला करके बोलता है, मुझे गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी है, मैं थोड़ा सा बाहर पानी लेकर हवा पीने जा रहा हूँ। अगर बॉस मुझे बुलाए तो कॉल कर बता देना। ऐसा बोल वह बिना ड्राइवर की बात सुने गाड़ी से बाहर निकलकर दूर चला गया। बेचारा ड्राइवर जो असिस्टेंट को ये कहकर रोकने वाला था कि गर्मी के लिए कार का एस बड़ी ऑन है और पानी की बोतल भी है, वह थोड़ा सोच में पड़ गया। गर्मी के लिए पानी लेकर और प्यास के लिए हवा पीकर। मासूम को 2 मिनट लगे ये समझने के लिए कि असिस्टेंट उसे ऋषभ की चीखें सुनने के लिए अकेला छोड़कर चला गया है। उसने अपने न बहने वाले आंसुओं को काल्पनिक तौर पर पोंछा, पर वह दिल से ही जानता था कि वह अंदर से कितना ज्यादा रो रहा है। कहा वह 29 की उम्र में भी अपने बॉस की वजह से ब्रह्मचारी बना बैठा है और इनका बॉस कार में छी छी छी। करीब 8 मिनट ऋषभ के चिल्लाने की आवाज आई, उसके बाद सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने मन में कहा, इतना सन्नाटा क्यों है? वही माया एकदम से कार का गेट खोलती है और वहां से बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से चली जाती हैं। आखिर क्या किया माया ने? ऋषभ ने माया सॉरी मैं भी कंफ्यूज हूँ, किसने किसके साथ क्या किया? टंग आउट, क्यों चिल्ला रहा था ऋषभ? 113 ऋषभ की पिटाई। माया जो तेज कदमों से दूर जा रही थी, पता नहीं उसे क्या सूझा, वह वापस से ऋषभ की कार के पास आए और उसने ऋषभ जिस सीट पर बैठा था गुस्से से उसका डोर खोला और एक बार जोर से पकड़ दिया। बेचारा ऋषभ जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था एकदम से उचक पड़ा। ऋषभ तो छोड़ो, आगे बैठा ड्राइवर भी डर गया और बड़ी आंखें कर माया को देखने लगा। माया ने उसे देखकर कहा, अपने बॉस को हॉस्पिटल ले जाओ, उन्हें डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माया ने बात सीधी की थी, पर उस बात को वहां आते हुए देवांश ऋषभ के असिस्टेंट ने भी सुना, जिसने इसका कुछ और ही मतलब निकाला। बेचारा ड्राइवर जिसे अभी माया ऋषभ से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। माया ने एक डेविल मुस्कान दी और वहां से चली गई। देवांश दौड़कर आया और ऋषभ की साइड का डोर खोला। जैसे ही उसने डोर खोला ऋषभ डर गया कि कहीं माया फिर से तो नहीं आ गई। ड्राइवर भी बाहर आ गया।
जब ऋषभ ने अपने सामने माया की जगह देवांश को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वही जब ड्राइवर मनन और देवांश ने ऋषभ की हालत देखी तो उनका दिल धकसा रह गया। ऋषभ ने अपने एक गाल पर रुमाल रखा हुआ था। उसके लिप्स पर माया की लिपस्टिक और थोड़ा सा खून लगा हुआ था। उसकी टाई नीचे तक खुली हुई थी। उसकी शर्ट के कुछ बटन भी टूटे हुए थे, जिससे उसका चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। उसके गले पर खरोंचों के निशान थे और बाल बिखरे हुए थे। ऋषभ ने उन दोनों को गुस्से में दिखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या मैंने तुम दोनों को कहा गेट खोलने के लिए? अगर तुम दोनों को अपनी जॉब और जान दोनों ही प्यारी नहीं है तो मुझे बता दो। उसकी ये बात सुन दोनों होश में आए और उसको सॉरी कहा। ऋषभ ने उन्हें कार को अपने विला ले चलने को कहा और कार की डोर को जोर से बंद कर दिया और डोर बंद करते ही अपने दिल पर हाथ रख जोर जोर से सांसें लेने लगा। हाय मेरी जान खतरनाक है ये तो मुझे पता था, पर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी यह नहीं पता था। इतना सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। उफ जान, तुम्हारी ये जान निकल लेने वाली अदा ही तो जानलेवा है। इतना बोल वह अपने पेट को जोर से पकड़ लेता है। मनन और देवांश किसी लूटे हुए आशिक की तरह अपनी अपनी शीट पर बैठ जाते हैं। मनन मन में सोचता है, मेरे बॉस किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उस लड़की ने उन्हें काटा, किस किया उनकी इज्जत। हे भगवान, अब मेरे बॉस से कौन शादी करेगा? इतना सोचकर वह अपने काल्पनिक आंसुओं को पोंछने लगा। देवांश मन में सोचता है, बॉस ये अपने क्या किया? आपका स्टेमिना इतना कम कैसे हो सकता है? पक्का फ्यूचर यंग मैडम आपसे खुश नहीं हुई, इसलिए वह इतने गुस्से से यहाँ से चली गई और आपको डॉक्टर को दिखाने को भी कहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी कभी भी शादी नहीं होगी, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो हम भी आजीवन ब्रह्मचारी रह जाएंगे। नहीं नहीं, आपको तो शादी करनी ही होगी। वह दोनों के अलग अलग विचार थे। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और न में सर हिला देते हैं। मनन कार को ऋषभ के विला की तरफ बढ़ा देता है। वही उन दोनों के विचारों से अनजान ऋषभ एक चार्मिंग मुस्कान लिए माया के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखें, उसकी गुस्से से लाल नाक, उसके जूसी रसीले होंठ और उसकी मार। 10 मिनट पहले ऋषभ ने जैसे ही माया को खुद से दूर किया, उसकी आंखें माया की गुस्से से भारी लाल आंखों से टकरा गई। ऋषभ को खतरे का अंदेशा हुआ, पर अब तक देर हो चुकी थी। नॉर्मल लड़कियां ऐसी सिचुएशन में थप्पड़ मरती हैं, पर माया तो माया है। ऋषभ को उसके गाल पर एक पंच आकर लगा। बेचारा पीछे नहीं हटता तो उसके 3-4 दांत टूट जाते। इस पंच से उसकी चीख निकल गई। उसके बाद माया ने एक पंच उसके पेट में जड़ दिया। बेचारा वही अपना पेट पकड़कर लुढ़क गया। माया इतने में कहाँ रुकने वाली थी। उसने ऋषभ के कीमती बालों को अपने हाथों में पकड़ा और गोल गोल उसके सर को घुमा दिया। बेचारे को तो चक्कर ही आने लगे। माया उसके पेट पर बैठ गई और उसके कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचा, जिस वजह से उसके शर्ट के न सिर्फ बटन टूटे बल्कि माया के नाखूनों की वजह से वहां खरोंचें भी आ गई। माया ने उसके चेहरे को पास कर कहा, यूथर की बुड्ढे, वो तो अच्छा है कि तूने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज मैंने तेरी जान ले लेनी थी। हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? मेरी पहली किस मैंने अपने पति के लिए बचा के रखी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती पहले से शादीशुदा होकर एक बच्चे के बाप होकर दूसरी लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करते हुए? आज छोड़ रही हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल वह उसके ऊपर से हटी और गाड़ी से बाहर निकल गई और जोर से कार का गेट लगाकर चली गई। बेचारा अपनी जगह पर बैठ जाता है और खुद की हालत सुधार ही रहा होता है कि माया एक बार फिर आए और कार का गेट खोल फिर से लगाकर चली गई। उसके इस एक्शन से बेचारे का दिल सीधे हालत में नहीं दिमाग की गोद में चला गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकलकर अपने गाल पर रखा ही था कि फिर एक बार गेट खुला। इस बार वहां पर मनन और देवांश खड़े थे और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। इन सब बातों को याद कर ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा और फिर धीमी आवाज में बोला, जान अब तक प्यार थी तुम मेरा, अब जुनून, जिंदगी, जन्नत, कयामत, सुकून और तबाही सब तुम ही हो। अब समझ आ रहा है कि लोग क्यों कहते हैं इश्क आग का दरिया है और डूब कर जाना है रॉन्ग। जान तुम तेजाब का दरिया हो और मुझे तुम में ही घुल जाना है। और फिर जोर से हंसने लगता है। इस बात से अनजान उसकी ऐसी हंसी सुन सामने बैठे मनन और देवांश की बॉडी में कपकपी दौड़ गई। वह दोनों डरी हुई नजरों से एक दूसरी को देख रहे थे। बेचारों का मन हो रहा था काश वह लोग मिस्टर इंडिया की घड़ी से गायब हो जाए।
पर अफसोस वह ऐसा कर नहीं सकते थे। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 114 सिद्धार्थ का ग्रुप माया की क्लास में। आज माया अपनी कॉलेज में आई हुई थी और अपनी क्लासेस कर रही थी। माया हमेशा की तरह पीछे में कॉर्नर सीट पर बैठी हुई थी। उसकी बगल वाली सीट पर उसकी बेस्ट फ्रेंड राधिका श्रेया बैठी हुई थी, जो कि बड़े ध्यान से टीचर की पढ़ाए हुए नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर रही थी। वही सामने से 3 बेंचेज छोड़कर माहिरा भी बैठी हुई थी, जो गुस्से और जलन वाले भाव से मुड़मुड़कर बीच में माया को देख रही थी और फिर अपनी सहेलियों के बुलाने पर अपने भावों को नॉर्मल कर उनसे बात कर रही थी। वहीं पर माया की कॉर्नर के अपोजिट कॉर्नर पर कृष्ण अर्जुन बैठे हुए थे। उनकी जस्ट सामने वाली सीट पर गौरी, पौशाली, रिंकी और नेहा बैठी हुई थी। क्लास की सारे लड़कों का ध्यान गौरी, पौशाली, रिंकी और नेहा पर था, साथ में माया पर भी था, क्योंकि वह क्लास की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड कोल्ड लड़की थी और सारी लड़कियों का ध्यान कृष्ण और अर्जुन पर था। वही कृष्ण और अर्जुन अपनी प्यार भरी नज़रों से माया को देख रहे थे। गौरी, पौशाली, रिंकी, नेहा घूरकर कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे। माहिरा इसी वजह से गुस्से से माया को देख रही थी और माया को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके आप पास हो क्या रहा है। एक तरह से कहा जाए तो माया क्लास की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। थोड़ी देर क्लास होने के बाद टीचर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कुछ लड़कों और लड़कियों का ग्रुप क्लास में आता है, जिनमें सिद्धार्थ, वीर, कबीर, विराज, सिद्धि और 2 और लड़कियां थी जो शायद सिद्धि की सहेलियां थी। आज उन सब का ध्यान माया पर जा रहा था, लेकिन सबके नज़रों में माया का अलग ही इम्प्रेशन था। सिद्धार्थ, जो हमेशा माया से चिढ़ा हुआ रहता था और माया की उसकी चिपकने को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वह आज माया के उसकी तरफ ना देखने की वजह से हल्का सा हॉट महसूस कर रहा था। वहीं सिद्धि, जो हमेशा घमंड भरे रहने से माया को देखती थी, उसे आज माया नहीं चुड़ैल लग रही थी। यही हाल उसकी दोनों सहेलियों का था, क्योंकि उनको पता था कि लास्ट टाइम सिद्धि की माया ने क्या हालत की थी। वही विराज की आंखों में जहां हमेशा माया के लिए पहले प्यार रहता था, फिर नफरत रहती थी, उसकी आंखों में अब नफरत के साथ साथ घिन भी पैदा हो गई थी। वही कबीर माया को एक नज़र देखता है और उससे अपनी नज़र हटा लेता है, लेकिन माया को देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी के भाव आ गए थे। वीर का तो कहना ही क्या, वह तो क्लास में बैठी हर एक खूबसूरत लड़की को अपनी आंखों से निहारने में लगा हुआ था। वही वह एक लड़की को देखता है जो उसे घूरे जा रही थी, तो वह उसकी तरफ आई विंक कर देता है। वह लड़की शर्म कर अपनी नज़रें नीची कर अपनी बालों की लटों को अपने कान के पीछे कर लेती है। वीर बस स्माइल कर देता है। वीर सबको देखते हुए बोलता है, सो मेरे जूनियर भाइयों और उनकी क्यूट और खूबसूरत बहनों, हेलो एवरीवन। आप सारे लोग ये तो अब तक जान ही गए होंगे कि हम लोग आपके सीनियर हैं और आपको क्लास में आए हुए करीब 2 महीने तो हो ही गए होंगे। माया उन सब की बातों पर ध्यान ही नहीं देती और अपने मोबाइल में कुछ करने लगती हैं। वही बाकी के बच्चे हाँ बोल देते हैं। आगे विराज बोलता है, हम यहाँ पर 2 बातों को बताने आए हैं, तो ध्यान दे, जैसा कि आप अभी नए हो तो आपका वेलकम के लिए हमने आप लोगों के लिए फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइजर की है। कुछ समय बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, तो जिस तरीके से हम खूबसूरत फ्रेशर पार्टी आपको दे रहे हैं, आप हमें वैसे ही एक फेयरवेल पार्टी दे सकते हैं। फिर एक नज़र सब पर घुमाने के बाद वह हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हमारा काम है आपको वेलकम कर फ्रेशर पार्टी देना। हमें फेयरवेल देना है और नहीं देना है, ये आपका संयुक्त फैसला है। अब सिद्धि आगे आकर बोलती है, तो आज से एक दिन बाद यानी कि कल शाम को आप लोगों की फ्रेशर पार्टी द ग्रेट एलिना नमक रेस्टोरेंट में होगी, जिसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके सीनियर्स यानी कि हम लोग करेंगे। वहां पर गेम्स, डांस, म्यूजिक और नए स्टूडेंट्स की एबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी रखे गए हैं और कुछ एक्टिविटी पर डिसाइड होगा कि कौन है हमारा मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर। पहले हम फ्रेशर पार्टी में आप लोगों का वेलकम करेंगे, उसके जस्ट अगले दिन कुछ कंपटीशन हमारे टीचर्स ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं, तो आप अपनी काबिलियत के हिसाब से उन एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं। उसके फॉर्म आपको आपके टीचर्स लास्ट क्लास में दे देंगे। अगर आपको वह नहीं मिलते हैं तो आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाकर उन्हें स्पोर्ट टीचर से ले सकते हैं। इससे हमें पता चल सके कि भविष्य में आप किस ऊंचाई को पा सकेंगे। साथ ही हमारे डीन ने बताया है कि क्रिएटिविटी के तौर पर अलग अलग एक्टिविटी टीचर्स को आपके लिए हायर किया है।
तभी एक दूसरी लड़की आगे आते हुए कहती हैं, और साथ ही न सिर्फ एशिया के बल्कि दुनिया के 3 दिग्गज आपको जज करने के लिए यहाँ आने वाले हैं, तो देर किस बात की, कल आपको ऑफ दिया जा रहा है। आप फॉर्म भरकर अपनी एक्टिविटी की डिटेल्स जमा करें और आपका टैलेंट दुनिया को दिखाए। ओके ट्यूडल्स। इतना बोल सारे सीनियर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग फ्रेशर पार्टी की वजह से खुश थे तो कुछ नेक्स्ट डे के इंस्टेंट एक्टिविटी शो से टेंशन में थे। आखिर सब लोगों को अपने टैलेंट को पोलिश करने के लिए 2-3 दिन तो मिलने चाहिए। माया राधिका के जिद करने पर फ्रेशर पार्टी में आने के लिए मान गई, पर इसने किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लिया। वह अभी अपने क्लास से बाहर जा रही थी तो उसे वहां पर वीर दिखा, जो रेलिंग के पास खड़े होकर एक लड़की से अपनी स्टाइलिश पोज में फोटोज खिंचवा रहा था, और उसके पोजेस की वजह से रेलिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर की लड़कियां और उसके आसपास की लड़कियां उसे ताड़े जा रही थी। कुछ तो फोटोज भी ले रही थी। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। 115 वीर ने सुनाया माया को। माया ने न में अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगी। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह घूमकर वीर की तरफ देखती है। वह वीर को आवाज भी लगाती हैं, पर उस तक माया की आवाज नहीं जा रही थी। माया दौड़कर वीर की तरफ जाने लगी। उसने 2-3 लड़कियों को साइड में धक्का भी दे दिया और वीर तक पहुंचकर उसके हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। तभी एक जोरदार आवाज वहां पर गूंज उठी, जिससे सब हैरान रह गए। सिचुएशन ऐसी थी कि माया नीचे गिरी हुई थी और वीर उसके ऊपर। वीर ने जैसे ही माया को देखा, वह पहले उसकी सुनहरी आंखों में खो गया। माया ने कहा, अब मुझे घूरते ही रहोगे या फिर मेरे ऊपर से भी हटोगे। माया की इस बात पर वीर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह रेलिंग से टिककर फोटोज खींचा रहा था। माया ही थी जिसने उसे अपनी तरफ खींचा। अब वह ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वह जानबूझकर उस पर गिरा। वीर उठकर खड़ा हो गया और उसके बाद उसने माया को उठाने के लिए अपना हाथ भी नहीं दिया। माया खुद से ही खड़ी हो गई। वीर गुस्से से माया की तरफ देखकर बोला, तुम बुरी लड़की, पहले तुम सिद्धार्थ के पीछे पड़ी हुई थी, अब जब उसने तुम्हें भाव नहीं दिया तो तुम मेरे पीछे पड़ गई। ये बोलते हुए वीर ने अपने दोनों कानों से ब्लूटूथ निकालकर अपने कोट की जेब में डाल दिए। जी हाँ, वीर ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा कर रखे थे। उसने माया की बात सुनी नहीं थी, बल्कि उसकी लिपस्टिक पड़ी थी। माया ने अपनी एक आईब्रो रेंज की और कहा, एक्सक्यूज मी, और वह वहां से जाने लगी। पर माया की इस लाइन को सुनकर और उसे यूं जाता देखकर वीर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने माया के रास्ते को रोकते हुए कहा, ये तो मेरा सेंटेंस होना चाहिए। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। आए दिन तुमको घुमाने के लिए नए लड़के चाहिए। पहले सिद्धार्थ के पीछे पड़ी थी, उसके बाद कॉलेज में तुम्हें एक नए लड़के के साथ सबने देखा। माहिरा ने भी मुझे बताया कि कितनों के साथ तुम्हारा अफेयर है। कल तुम ही उसने एक बूढ़े आदमी के साथ होटल में देखा, ये भी मुझे पता चला। इतनों से तुम्हारा मन नहीं भर रहा है तो तुम अब मेरे पीछे आ रही हो। तो एक बात बता दूं, तुम अगर मेरे लिए जान भी दे दो न तो भी मैं तुम्हें अपनी एक दिन की गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। माया, जो उसके इन बातों को सुनकर गुस्से में आ गई थी, वह किसी साइको की तरह अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगी। अचानक ही वीर को ठंड महसूस होने लगी। खतरे का उसे एहसास होता तब तक एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर आकर लगा। उस पंच में इतनी ताकत थी कि वीर का चेहरा नीला पड़ गया और साथ में वह 5 कदम पीछे हट गया। उसके होठों के कोने से भी खून आने लगा। वीर का सर गोल गोल घूम गया। उसने सामने देखा तो उसे एक की जगह 4 माया दिख रही थी, जो गुस्से से उसकी तरफ ही आ रही थी। माया ने पहले उसके घुटने के पीछे वाले एरिया पर किक किया, जिससे वह घुटने के बल बैठ गया। उसने उसका एक हाथ पकड़कर पीठ से लगाया और अपने दूसरे हाथ से उसके बाल को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया। उसकी फौज इतनी ज्यादा थी कि वीर को ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे बाल पट जाएंगे। वह जोर जोर से चीखने लगा। वह अपने दूसरे हाथ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। माया ने उससे बोला, यू नो वॉट, आज तुमने साबित कर दिया कुत्तों के साथ रहने वाला इंसान भी कुत्ता ही बन जाता है। खैर, तुम जैसे लोगों की बराबरी कुत्तों से करना कुत्तों की बेइज्जती होगी, कम से कम वो वफादार तो होते हैं। यहाँ पर माया ने कुत्ता किसे बोला है कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये वाला कुत्ता कौन है। इतना बोल उसने वीर को साइड में धक्का दिया और वहां से जाने लगीं। उसकी आंखें आंसू से डबडबा रही थी। वह सामने से आ रहे कबीर से टकरा गई, जो वीर को बुलाने आया था।
कबीर ने जब माया की आंखों में आंसुओं को देखा जो बहकर उसके गालों पर आ रहे थे तो उसे ऐसा देखकर कबीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीरकर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया हो। वही माया ने जब अपने सामने कबीर को देखा तो वह एक साइड हो गई। माया ने अपने गालों से आंसू साफ किए और भागकर वहां से चली गई। कबीर बस उसे जाते हुए देखता रह गया। तभी उसे एक जानी पहचानी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि यह उसके भाई वीर की आवाज़ है। वहां पर जाकर उसने वीर को देखा और उसे अपनी गोद में उठाकर कॉलेज के मेडिकल रूम में ले गया। करीब 15 मिनट बाद ही वीर को होश आ गया, क्योंकि माया ने उसे बुरी तरह से नहीं मारा था। जैसे ही वह जागा तो उसके सामने उसने अपने भाई को देखा जो गुस्से में था। वीर को अपने बालों, गाल और एक पैर में दर्द हो रहा था जिस पर माया ने किक किया था। वीर धीरे से उठकर बोलता है, भाई। वैसे ही सामने से कबीर बोलता है, तूने माया को क्या बोला? कबीर की इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर वीर को डर लग रहा था। कबीर भले ही इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, पर जब वह गुस्सा करता था तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता था। ये बात वीर को पता थी। वीर बोलता है, भाई मैंने उसे सच ही बोला था, आपको नहीं पता आज उसने क्या किया। मैंने उससे ज़्यादा। शट अप, जस्ट शट अप। वीर अपने भाई को यूं चिल्लाते देख वीर डर गया। कबीर ने आगे कहा, मुझे पता है उसने आज क्या किया पर तुझे नहीं पता। चल मैं तुझे दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर कबीर वीर को पकड़कर उस जगह लेकर गया जहां पर वीर फोटो खींच रहा था। वहां का सीन देखकर वीर के होश उड़ गए। वह रेलिंग जिससे लगकर वह फोटो खींचा रहा था वह टूटी हुई थी और जब कबीर दूसरे साइड से उसे नीचे का सीन दिखाता है तो वीर चौंक जाता है, क्योंकि नीचे लोहे के रोड जो रेलिंग में लगते हैं वह ऊपर की तरफ मुंह करके थे। ये फ्लो 5वां फ्लो था। यहाँ से गिरकर इंसान वैसे ही जिंदा नहीं बचता, पर जिस तरह से वह रोड ग्राउंड फ्लो पर पड़े हुए थे उससे फर्स्ट फ्लो से गिरे हुए इंसान के शरीर में भी वह रोड आर पार हो जाते। कबीर बोलता है, मुझे कॉलेज की दूसरी लड़कियों ने बताया कि जब तू फोटोज खींच रहा था तब ये रेलिंग टूटी। अगर माया ने सही समय पर तुझे नहीं खींचा होता तो। वीर के ये बात सुनकर होश उड़ गए। क्या उसने माया को इतना गलत समझा? कबीर ने आगे कहा, ये बात मैंने सीसीटीवी फुटेज से भी कंफर्म की है कि माया ने तेरी जान बचाई है। पर पता नहीं तूने उसे ऐसा क्या कहा कि मैंने जिस लड़की की आंखों में सिद्धार्थ की बदतमीजी के बाद भी शिकन तक नहीं देखी, वो आज पहली बार रो रही थी। ये सुनकर तो वीर को ऐसा लग रहा था कि उसने पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया हो। वह रोई, माया रोई, उसकी वजह से माया रोई। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे तो अच्छा होता कि वह रेलिंग से गिर जाता। तो क्या वीर मांगेगा माया से माफ़ी? क्या कबीर को है माया से प्यार? 116 जैलन। वीर को कबीर ने सब बता दिया था, साथ ही वह वीडियो भी दिखाया था जिसमें कैसे माया ने उसकी जान बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। 1 सेकंड की भी देरी और वह मर जाता। कबीर वीर से गुस्सा हो गया था, इसलिए न वह उसकी तरफ देख रहा था और न ही उससे ठीक से बात कर रहा था। उसे अभी भी यह नहीं पता था कि वीर ने माया को क्या कहा है। पर माया जिस बात की वजह से रोई हो वह इतनी भी छोटी बात नहीं होगी। सिद्धार्थ और विराज को दिव्या जी ने मित्तल हाउस बुलाया था, जिस वजह से उन दोनों को अभी तक इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता था। कबीर कॉरिडोर से होते हुए आगे जा रहा था, वही वीर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके पीछे चल रहा था। थोड़ी देर में ओबरॉय फैमिली की कार आकर कॉलेज में रुकी। क्योंकि वीर और कबीर आज विराज के साथ आए थे इसलिए उनके व्हीकल उनके पास नहीं थे। वीर और कबीर अभी अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल रहे थे। उनकी कार जैसे ही कॉलेज बाहर पहुंची, थोड़ी दूर पर उन्हें एक गोलगप्पे का ठेला दिखाई दिया, जिस पर माया और राधिका गोलगप्पे खा रही थी। माया की आंखों में अभी भर भर कर आंसू थे जो कि उसके गालों से नीचे लुढ़क रहे थे। उसके गाल और नाक तीखे मिर्च वाले गोलगप्पे खाने की वजह से लाल हो गए थे। इस वक्त माया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वीर और कबीर तो उसे देखते ही रह गए। वही माया के आंसुओं को देखकर वीर के दिल में आज पहली बार तीस सी उठ रही थी। वीर ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है। ड्राइवर उसकी बात सुनकर कार रोक देता है। वीर कार के गेट को खोलकर माया की तरफ जाने लगता है। कबीर जो वीर को रोकने वाला था वह वीर को रोकता उससे पहले ही वीर कार से बाहर निकल चुका था। कबीर भी उसके पीछे निकल कर जाने लगता है।
अभी वीर माया से कुछ कदम दूरी पर पहुंचा होगा कि उसने देखा कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का कहीं से आया और उसने माया की आंखों को पीछे से बंद कर दिया। उस लड़के की ऐसी हरकत देखकर वीर और कबीर दोनों की मुठ्ठियां कस गई। वीर आगे जाता उससे पहले ही कबीर वीर को खींचकर माया से दूर ले गया। वीर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का कौन है जो माया के पास खड़ा है। वह विराज और सिद्धार्थ दोनों की फैमिली को बहुत सालों से जानता था। उसे पता था ये लड़का उनके परिवार से नहीं था, दूर का रिश्तेदार भी नहीं। वही उन्हें ये भी पता चला था कि माया एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, पर सामने खड़ा लड़का काफ़ी रिच है। इवन उस लड़के ने जो वॉच पहन रखी है वह भी 80 लाख की कस्टम मेड वॉच है। वही कबीर भी उस लड़के को ही पहचान की कोशिश कर रहा था। वह लड़का माया की आंखों को बंद किए ही बोलता है, पहचानो कौन? उस लड़के की आवाज़ में चहक साफ समझ आ रही थी। माया धीरे से बोलती हैं, रेहान भाई, आदि, कश्यप, रियांश भाई, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। हर नाम के साथ पीछे खड़ा लड़का फ्रस्ट्रेट हो रहा था। एंड में वह बोलता है, यार मैं कौन से एंगल से लड़की लगता हूँ? माया, ये तो मैं आपकी शक्ल देखने के बाद बता पाऊंगी न अश्विन भाई। अश्विन समझ जाता है कि माया उसका पोपट बना रही थी। वह माया के आंखों से हाथ हटाकर अपनी तरफ मोड़ता है तो वह उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, सोना बेबी तुम रो क्यों रही थी? वीर और कबीर ने भले ही माया के मुंह से अश्विन के लिए भाई नहीं सुना था, क्योंकि माया एस ऑलवेज धीमे बोल रही थी, पर अश्विन की आवाज़ इतनी लाउड थी कि उसका सोना बेबी सबने सुन लिया था। वीर और कबीर ने भी। माया ने अपने हाथ में गोलगप्पे की प्लेट दिखाते हुए बोली, गोलगप्पे तीखे थे इसलिए आंसू आ गए, आप भी खाए। ऐसा बोलकर माया ने अपनी प्लेट का गोलगप्पा उठाकर अश्विन की तरफ बढ़ा दिया। अश्विन ने उस गोलगप्पे को खा लिया, लेकिन वह इतना तीखा था कि वह अपनी जगह पर उछलने लगा। माया उसकी हरकतें देख एक पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा देती और जैसे ही अश्विन थोड़ा पानी पीता है वह अपनी पॉकेट में से एक कैंडी निकालकर अश्विन के मुंह में डाल देती हैं। तब जाकर अश्विन को कहीं राहत महसूस होती है। माया उसकी ऐसी हरकतें देख हंसने लगती है। अश्विन को अपनी बहन हमेशा ही हंसते हुए अच्छी लगती थी, इसलिए वह बुरा नहीं मानता। वह अपने पॉकेट में से एक रुमाल निकलता है और पानी की बोतल से उस रुमाल को हल्का गिराकर माया का चेहरा साफ करने लगता है। कबीर और वीर अश्विन और माया की हरकत देखने के लिए थोड़ा दूर जाकर छुप गए थे, जहां से माया उन लोगों को ना देख सके। उन दोनों को अश्विन और माया की ये करीबी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उस पर घी डालते हुए अश्विन ने माया के फोरहेड पर किस कर लिया। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज़ आई। जब उन दोनों ने उस तरफ देखा तो राधिका उन दोनों को ही देख रही थी, या यूं कहे घूर रही थी। अब उन्हें समझ आया कि दोनों भाई बहन अपने में खोकर राधिका को तो भूल ही गए थे। अश्विन गोलगप्पा वाले को पैसे देता है, राधिका और माया के साथ कार लेकर वहां से निकल जाता है। इस बात से अनजान कि पीछे वह लोग दो जले हुए लड़कों को छोड़ गए हैं। वीर और कबीर वहां से निकलकर अपने कार में बैठ जाते हैं। 3 मिनट की खामोशी के बाद वीर कबीर से पूछता है, भाई क्या वह लड़का माया का बॉयफ्रेंड होगा? कबीर जो खुद भी इसी कशमोकश में था, उसने पूरी तरह से वीर को इग्नोर कर दिया। 117 ऋषभ राणा विलमी, माया, राधिका और अश्विन ने सारा दिन अच्छे से एंजॉय किया। अश्विन को पता चला कि कल माया और राधिका के कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, इसलिए वह जिद करके उन दोनों के लिए मॉल ले गया। वहां पर उसने माया के लिए अपनी पसंद की एक खूबसूरत ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस लेकर दी। साथ ही अश्विन ने राधिका के लिए भी एक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट की, साथ ही कुछ अदर सामान भी। वहां पर राधिका और अश्विन के बीच आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी, जिन्हें माया देख भी रही थी और समझ भी रही थी। माया अपने फेस पर एक प्लेफुल स्माइल के साथ बोलती हैं, अगर आंखों ही आंखों में बातें हो गई है तो घर चले। उसकी बात सुनकर राधिका और अश्विन झेप जाते हैं। वह लोग वहां से घर निकल गए। पहले उन्होंने राधिका को उसके घर छोड़ा, उसके बाद वह राणा विला चले गए। अगले दिन माया अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार वालों के साथ बिताती हैं। रेहान, रियांश, आदित्य और अश्विन भी वहां मौजूद थे। हमेशा की तरह ही उन सब में माया के पास रहने की होड़ मची हुई थी। पर अफसोस इस बार बाजी विक्रम जी और दमयंती जी मार गए। माया जब ब्रेकफास्ट के लिए बैठी तो उसके एक तरफ विक्रम जी और दूसरे तरफ दमयंती जी बैठी हुई थी, जो प्यार से उन्हें खाना खिला रही थी।
वही वह चारों भाई घूरकर उन लोगों को देख रहे थे। कहा वह अपनी इम्पोर्टेंट क्लास, मीटिंग और असाइनमेंट छोड़कर अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे। कहा ये लोग बड़े होने का फ़ायदा उठाकर उन्हें उसके आसपास भटकने भी नहीं दे रहे थे। वही माया को ऐसा लग रहा था कि वह कोई बलि का बकरा हो जिसे काटने के पहले अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। तभी एक नौकर दौड़ते हुए आता है। राणा सा की जय हो, वह 1-1 कर सबको ग्रीट करता है। बाहर मिस्टर सिंघानिया आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। जैसे ही विक्रम जी यह सुनते हैं वह उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद फैमिली के सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे। वही माया अजीब नज़रों से सामने बैठे इंसान को देख रही थी। वही वह इंसान भी चोर नज़रों से माया को देख रहा था। ये कोई और नहीं ऋषभ था। दमयंती जी की गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे की शक्ल से ऐसा लग रहा था कि उसे जलते हुए तवे पर बिठाया गया हो, क्योंकि उसे दमयंती जी की गोद में नहीं बैठना था। पर अपने पापा की बात को याद कर वह अपने दिल को कड़ा कर दमयंती जी की गोद में बैठा हुआ था। वह बच्चा कभी माया को अपने उम्मीद भरी नज़रों से देखता, कभी अपने पापा को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। विक्रम जी बोलते हैं, हाँ ऋषभ बेटा कैसे आना हुआ? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ एक नज़र माया की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल जी मैं घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं करता और मैं करूँगा भी नहीं। आपको याद होगा कि 18 साल पहले आपके पिताजी यानी राणा दादाजी ने मेरे दादाजी को क्या प्रॉमिस किया था। अब समय है उस बात को पूरा करने का। विक्रम जी उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने एक नज़र दमयंती जी को देखा, उनके चेहरे पर भी परेशानी भरे भाव थे। विक्रम जी ने कहा, पर बेटा जी आप तो उस बात के लिए तैयार नहीं थे। आपने पहले ही हमें यह बात क्लियर कर दी थी और हमने भी आपको कहा था कि अगर आप नहीं चाहते हो तो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे। वही माया जो उन लोगों की बात सुनते हुए जूस पी रही थी, वह कभी ऋषभ की शक्ल दिखती कभी विक्रम जी की। वही हमारा लिटिल चोर बार बार दमयंती जी की गोद से लुढ़क कर माया की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और दमयंती जी जो कि सीरियस कन्वर्सेशन में थी, उन्होंने लिटिल चोर की शक्ल पर ध्यान ही नहीं दिया जो कभी भी रोने के लिए तैयार था। ऋषभ बोलता है, अंकल मैं मानता हूँ मैंने कहा था कि मैं आपकी बेटी से कभी शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, पर बाद में मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैं इतने समय से ढूंढ रहा हूँ वह कोई और नहीं आपकी बेटी है और मैं अब आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तभी वहाँ पर किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज़ आई। सारे लोग उस तरफ देखने लगे। ये कोई और नहीं माया थी जो ऋषभ का कन्फेशन सुन अपने जूस से ही चौंक हो गई थी। दमयंती जी तुरंत लिटिल बन को नीचे रख कर माया के तरफ जाने लगी, पर लिटिल बन उनसे भी ज़्यादा तेजी से माया के पास पहुंच गया और वह माया से इसे चिपका जैसे वह कोई गम हो। दमयंती जी ने उसे पानी आगे कर दिया। विक्रम जी ने उसकी पीठ रब करना चालू कर दिया। रेहान ने पानी का गिलास दमयंती जी से लेकर माया के मुंह से लगा दिया। चौक होने की वजह से माया की आंखों से आंसू आ गए थे, जिसे अश्विन ने मौका लेकर रुमाल से साफ कर उसके फेस पर एयर ब्लो करने लगा। वही आदित्य और रियांश जिन्हें कुछ करने को नहीं मिला वह मुंह बनाकर सबको देख रहे थे। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर फिर मुंह भिगा लेते हैं। ऋषभ भी माया के पास जाने वाला था, पर बेचारे के लिए माया के पास जाने की जगह ही नहीं थी। 118 रुद्र की माया माँ। ऋषभ माया के चेहरे पर अश्विन के एयर ब्लो करने से जल भी रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिर अश्विन माया का भाई था। उसके हाथ की मुठिया कसी हुई थी। अगर अश्विन की जगह वहाँ कोई और होता तो पक्का वह उसे पंच कर देता। अकेला जला हुआ इंसान वह नहीं था, बल्कि पास में खड़े आदित्य और रियांश को भी न सिर्फ अश्विन से बल्कि रेहान से भी जलन हो रही थी। वह दोनों मन में सोचते हैं, बड़े भाई और इस मामा के बेटे का कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी डॉल को लगेगा कि सिर्फ वह दोनों ही उससे प्यार करते हैं, हम नहीं। अगर हमारी बहन मुझसे ज़्यादा उन्हें प्यार करने लगी तो। वही माया जिसने लिटिल रुद्र को खुद से चिपके हुए महसूस कर लिया था, वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। रुद्र को माया के टच से अपने दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी। सो सॉफ्ट, सो कंफर्टेबल, आह कितनी प्यारी खुशबू है। माया जो अब तक नॉर्मल हो गई थी, उसने अपने आसपास देखा। सारे लोग गौर से माया को देख रहे थे। वही ऋषभ भी बड़ी उम्मीद के साथ माया को ही देख रहा था।
वही किसी का भी ध्यान छोटे बन पर नहीं था जो कि किसी पोटली की तरह माया से चिपका हुआ था। वह भी सर को ऊपर की तरफ उठाकर माया को ही देख रहा था। माया ने सबकी तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? विक्रम जी ने कहा, हमारी प्रिंसेस, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपकी शादी बचपन में ही सिंघानिया परिवार में हो गए थे। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आपके जन्म के पहले ये तय हो गया था कि आपकी शादी सिंघानिया परिवार में होगी। माया अपनी एक आईब्रोज रेंज करते हुए बोलती है, मेरे जन्म से पहले का क्या मतलब है पिताजी? अगर मैं लड़का पैदा हुई होती तब भी क्या आप मेरी शादी इनसे करने वाले थे? क्या मिस्टर सिंघानिया एक लड़के से भी शादी करते? उसकी इस बात पर सारे घर वाले झेप गए। बात तो सच थी, पर माया के माता पिता, दादा दादी और भाई इतने डिस्पेरेटली उस समय एक लड़की चाहते थे कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं माया लड़का हो सकती है। शायद उनकी इच्छा में सच में बहुत ताकत थी कि माया लड़की बनकर ही पैदा हुई। ऋषभ का भी मुंह बन गया। माहौल को सामान्य करने के लिए थोड़ी देर बाद दमयंती जी माया के पास आए और उन्होंने प्यार से माया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, देखो बेटा, यहाँ पर हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, कभी करेंगे भी नहीं। पर आपको आज नहीं तो कल किसी न किसी के साथ तो शादी करनी है। हम अब से ये भी नहीं कह रहे कि आप ऋषभ से ही शादी करें। अगर आपके दिल में कोई और है तो आप हमें ये भी बेझिझक बता सकती हैं। सब फिर माया को देखने लगे। ऋषभ के दिल की धड़कनें तेज बढ़ गई थी। क्या वह किसी और से प्यार करती है? माया ने नमे सर हिला दिया तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। वही ऋषभ को लगा कि उसके दिल से किसी ने बड़ा सा पत्थर हटा दिया हो। दमयंती जी आगे बोलती हैं, ऋषभ बेटा जी अच्छे इंसान है, हम बचपन से उन्हें जानते हैं। वह आपके रेहान भाई के अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका खुद का बिजनेस है जो परिवार से अलग रहकर उन्होंने तैयार किया है। उन्हें बुरी आदत भी नहीं है, दिखने में भी अच्छी है। हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आपको अभी उनसे शादी करनी है। बस आप कुछ समय इनके साथ बिताएं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। अगर आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो मत कीजिएगा। ऋषभ बेटा आपको क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम है? ऋषभ को तो जैसे बस एक मौका चाहिए था। माया से हाँ करने का उसने तुरंत ही बोला, नहीं आंटी जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले माया को जानने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो भी माया का फैसला होगा मैं उसके साथ होके रहूंगा। उसने सोच लिया था कि वह माया के दिल को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। माया ने भी एक गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा, जहां पर विक्रम जी, दमयंती जी, रेहान, रियांश, आदित्य, अश्विन, ऋषभ, यहाँ तक छोटा सा रुद्र भी उसे ही देख रहे थे। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे जिसे माया समझ रही थी। उसने बोला, ठीक है, अगर आप लोगों ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। मैं एक मौका जरूर दूंगी अपनी जन्म से पहले तय हुई शादी को। इतना ही सुनना था कि ऋषभ के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आ गई। वही छोटा रुद्र जो कि माया को ही देख रहा था, वह अब गुस्से से ऋषभ को देख रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषभ माया के घर से निकल जाता है। ऋषभ की कार में रुद्र मुंह फुलाकर गुस्से से ऋषभ को देख रहा था। ऋषभ ने उसकी तरफ देखते हुए एक आईब्रो रेस कर दी, जैसे पूछ रहा हूं क्या हुआ। रुद्र ने भी उसके इशारे को समझ के अपने आईपैड लिया और उस पर कुछ लिखा। आप माया दीदी को मेरे लिए लाने गए थे तो आपने खुद की शादी की बात उनसे, क्योंकि माया दीदी से मुझे शादी करनी है, वह सिर्फ मेरी है। अपने छोटी से बच्चे की यह बात पढ़कर ऋषभ को हार्ट अटैक आने वाला था। मतलब किसी इंसान के लव राइवल उसके हम उम्र के लोग होते हैं, लेकिन जब आपका खुद का ही बेटा आपका लव राइवल हो तो क्या करें। ऋषभ ने सर से पैर तक रुद्र को देखा। उसके बाद उसने कहा, तुम खुद अभी इतने छोटे हो। अगर तुमने अभी अपनी माया आंटी से शादी की तो जब तक तुम मेरी उम्र के पास पहुंचोगे तब तक माया आंटी बूढ़ी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा यह है कि वह मुझसे शादी कर ले, तब भी वह तुम्हारी माँ की तरह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। ऋषभ ने रुद्र के माया दीदी को पूरी तरह से इग्नोर कर माया को आंटी कहा था। अपने बेटे के टैब पर माया दीदी देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटी की उम्र की बच्ची से शादी करने जा रहा हो। उसे माया का बार बार उसे अंकल कहना याद आ जाता था। ये बात ऋषभ ने रुद्र के गुस्से को शांत करने के लिए कही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि एक बार रुद्र का गुस्सा रौद्र रूप ले ले उसके बाद उसे शांत करना तो ऋषभ के बस की बात भी नहीं है। वही रुद्र के मन में अब एक शब्द बार बार आ रहा था, वह था माँ। माया आंटी या दीदी नहीं, माया माँ।
च 119 पार्टी के लिए रेडी। शाम का समय, राणा विला के परिवार के लगभग सारे लोग हाल में माया का इंतजार कर रहे थे। विक्रम जी अपनी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से मुंबई से बाहर गए हुए थे। रेहान भी अश्विन को जबरदस्ती अपने साथ ऑफिस लेकर जाने वाला था क्योंकि ऑफिस में भी कुछ अर्जेंट काम था। पर बेचारे अश्विन ने इस बार सम दाम दंड भेद सब का प्रयोग कर खुद को बचा लिया, क्योंकि एक तो उसे अपनी बहन को सेफ रखने के लिए उसके साथ जाना था, दूसरा उसे राधिका को भी देखना था कि वह आखिर पार्टी वेयर ड्रेस में कैसी लगती हैं। दमयंती जी हॉल में बैठकर शाम की चाय एंजॉय कर रही थी। वही साइड में आदित्य उन्हें अपनी बातों में पका रहा था। वही रियांश बैठा अपनी फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। तभी वह लोग देखते हैं कि माया अपनी फ्रेशर पार्टी के लिए तैयार होकर नीचे आ रहे हैं। माया ने अश्विन की दी हुई ब्लैक ड्रेस पहन कर रखी थी, जो कि फ्रॉक पैटर्न में थी। वह ड्रेस माया के घुटनों तक ही आ रही थी, साथ में उसका एक शोल्डर विजिबल हो रहा था। उसने अपने बालों को एक खूबसूरत बन में बांध के रखा हुआ था, जिसमें से कुछ लटें खूबसूरती से उसके गले और गालों को चूम रही थी। पैरों में ग्लेडिएटर ब्लैक हील्स, हाथ में एक मैचिंग क्लच, डायमंड ब्रेसलेट, डायमंड इयररिंग्स, भर भर के काजल से सनी आंखें और मैरून कलर की लिपस्टिक में वह भी कयामत लग रही थी। आदित्य और रियांश तो अपनी बहन को देखते ही रह गए। रियांश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। सबसे पहले रिएक्ट करने वाला इंसान अश्विन था। उसने मौका देख वह तुरंत ही सीडीओ के पास पहुंचा और किसी प्रिंस स्टाइल में अपने हाथ को आगे कर दिया। माया अभी 5 सीढ़ी ऊपर थी। अश्विन को देखकर माया के फेस पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने भी एलिगेंटली अपने हाथ को अश्विन के हाथों में दे दिया और स्टाइल से सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगी। दमयंती जी सबसे पहले आगे आए और उन्होंने माया की नज़र उतार दी और कहा, मेरी बेटी कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अनजान लोगों से बात मत करना, कोई भी कुछ भी खाने पीने को दे मत लेना, अपने अश्विन भाई के साथ रहना, अच्छे से एंजॉय करना, ओके। उनकी बात सुनकर माया के चेहरे की स्माइल और बड़ी होगी और उसने हाँ में सर हिला दिया। अश्विन ने कहा, बुआ मैं मायूं का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत करो, मैं अपनी बहन की रक्षा में अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब माया को पार्टी में छोड़कर आता हूँ। माया और दमयंती अश्विन को गौर से देख रही थी। आखिर अश्विन ने ऐसे बात कही थी जैसे माया पार्टी में नहीं जंग के मैदान में युद्ध लड़ने जा रही हो। फिर दमयंती जी ने अपना सर झटका और अश्विन की तरफ हमें सर हिला दिया। आखिर ये उनके लिए नई बात नहीं थी। राणा विला में नमूनों की कमी थोड़ी ही है। माया ने आदित्य और रियांश की तरफ बाय करने के लिए हैंड वेव किया तो उन्होंने भी मुंह खोल हुई माया को बाय कर दिया। माया अश्विन के साथ विला से बाहर चली गई। तब जाकर दमयंती जी के बुलाने पर वह दोनों होश में आए। रियांश ने खोए हुए कहा, क्या ये हमारी बहन थी? आदित्य ने कहा, हमारी बहन से ज़्यादा खूबसूरत आखिर और कौन हो सकता है, वह डेफिनेटली हमारी बहन थी। रियांश ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे चुटी काटना। आदित्य ने रियांश की एक छोटी चुटी ले ली जिससे रियांश जोर से चिढ़ पड़ा। इतनी जोर से कौन चुटी कौन लेता है? आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई आपने ही चुटी लेने के लिए कहा था। रियांश एक गहरी सांस लेकर बोलता है, हम लोग यहाँ पर लिटिल सीस को देखते ही रह गए और यह हमारी बहन को लेकर भी चला गया। आदित्य ने भी हमें सर हिला दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक दूसरे को गले लगा लिया जैसे बेचारों पर कितना अत्याचार किया गया हो। अश्विन माया को लेकर राधिका को पिक करने के लिए पहुंचा। राधिका ने भी अश्विन की दी हुई ड्रेस पहनी हुई थी। राधिका की ड्रेस माया के सिमिलर ही मैरून कलर की एक खूबसूरत ड्रेस थी जो कि राधिका पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने भी माया की तरह ही ग्लेडिएटर हिल्स पहने हुए थे। उसने अपने बालों को कर्ल करके एक पिन से उन्हें सेव किया हुआ था। कानों में सिंपल से स्टोन ईयर रिंग और हाथों में एक खूबसूरत ब्रेसलेट के साथ वह भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने स्मोकी मेकअप के साथ रेड कलर की लिपस्टिक वेयर की हुई थी। अश्विन तो राधिका को देखते ही रह गया। देखा हजारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है? संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। फ्रेशर पार्टी की थीम में ये था कि अगर आप किसी को अपने साथ पार्टी में लाना चाहते हैं तो आप अपने एक पार्टनर को साथ ला सकते हैं। ये बात राधिका ने अश्विन को बता दी।
जिस वजह से अश्विन जिद करके माया के साथ पार्टी में आने वाला था। वहीं राधिका भी अश्विन को देख रही थी। अश्विन ने माया से मैचिंग ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी, जिसके ऊपर 2 बटन खुले हुए थे। शर्ट को उसने जीन्स में टक करके बेल्ट लगा रखा था। फुल स्लीव, क्यूट हेयर स्टाइल, हैंड में सिल्वर वॉच के साथ वह किसी कोरियन बॉय की तरह हैंडसम लग रहा था। लेकर इजाज़त अब आपसे। सांसें ये आती जाती है, ढूंढने से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। अश्विन और राधिका एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे की आंखों में खो गए। वह दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। अश्विन के फेस पर राधिका को देखकर स्माइल थी, वही राधिका अश्विन को देख ब्लश कर रही थी। पल भर ना दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं, हम दूर हो भी पास हैं, नज़दीकियां ये कुछ और हैं। देखा हज़ारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जब माया से रहा नहीं गया तो वह अपनी एस यूजुअल ठंडी आवाज में बोली, अगर आप लोगों का एक दूसरे को घूरना हो गया हो तो पार्टी में चले, नहीं तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं अकेले चली जाती हूँ। माया की आवाज़ से दोनों हड़बड़ाकर होश में आए और कार में बैठ गए और पार्टी के लिए निकल गए। तो क्या होगा पार्टी में? 120 फ्रेशर पार्टी डांस परफॉर्मेंस। फ्रेशर पार्टी में सारे के सारे फाइनल ईयर के सीनियर अपने अपने तरीके से फ्रेशर पार्टी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सारे सीनियर्स ने ही मिलकर जूनियर्स के लिए फ्रेशर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया था। वैसे तो ज़्यादातर काम होटल मैनेजमेंट के लोग कर रहे थे, पर अरेंजमेंट सीनियर देख रहे थे। पार्टी वेन्यू पर सबसे पहले एंट्री होती है कॉलेज की फेमस सीनियर ग्रुप की, जिसमें सिद्धार्थ, विराज, वीर और कबीर थे। जिनमें सिद्धार्थ और विराज ने ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक बूट के साथ ग्रे कलर की जैकेट पहन के रखी हुई थी। हाथ में मैचिंग ब्लैक वॉच के साथ वह दोनों काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। वही वीर और कबीर में वीर ने वाइट शर्ट, रेड पेंट और रेड ही कलर की जैकेट के साथ वाइट शूज कैरी किए हुए थे। वही कबीर ने अपने डिसेंट लुक के अकॉर्डिंग वाइट शर्ट के साथ वाइट जैकेट, वाइट शूज पहन रखे थे। चारों की एंट्री बहुत ही धांसू हुई थी। उन्हें अब अपने फ्रेशर्स का वेलकम करना था। थोड़ी देर बाद फ्रेशर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। लगभग सारे सीनियर्स और सारे फ्रेशर्स पार्टी में आ चुके थे। अब एंट्री होती है कॉलेज के पॉप ग्रुप की, जिसमें सबसे पहले कृष्ण और अर्जुन एक धांसू एंट्री लेते हैं। दोनों ने ही वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पेंट पहन रखा था। उन्होंने अपनी शर्ट को पैंट में टक करके रखा हुआ था। पैरों में वाइट बूट्स, हाथों में गोल्डन वॉच के साथ दोनों ही कमाल लग रहे थे। उन दोनों को देखकर तो सारी लड़कियां सांसें लेना ही भूल गई थी, आखिर दोनों इतने कमाल जो लग रहे थे। उन दोनों के आने के बाद हमारी चारों स्टार गर्ल्स की एंट्री होती है। गौरी, पौशाली, रिंकी और नेहा की। गौरी ने ब्राउन कलर की लॉन्ग स्कर्ट के साथ ब्लैक फुल स्लीव्स वाला टॉप कैरी किया हुआ था, जिसे उसने अपनी स्कर्ट में टक किया हुआ था। पौशाली ने रेड कलर का फुल स्लीव्स वाला लॉन्ग सूट पहन के रखा था। रिंकी ने येलो ड्रेस पहन रखी थी और नेहा ने ब्यूटीफुल सी ब्लैक साड़ी ड्रेस के साथ रेड क्लच लेकर रखा था। सबका लुक डिसेंट बट हॉट था। अब घायल होने की बारी लड़कों की थी। सबके ड्रेस आउटफिट इंस्टाग्राम पर डाल दिए हैं, वहां से देख सकते हैं। सारे लोगों की एंट्री धांसू हुई थी। विराज एक गिलास को स्पून से नोक करते हुए माइक को एडजस्ट करते हुए स्टेज पर आता है और बोलता है, सो हमारे प्यारे फ्रेशर्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी फ्रेशर पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तो सबसे पहले हम लोग बचे हुए लोगों का वेट करते हुए एक डांस परफॉर्मेंस तो कर ही सकते हैं। डांस परफॉर्मेंस के बाद हम लोगों ने आपके लिए कुछ गेम्स तैयार किए हुए हैं और उम्मीद है आप सब वह गेम्स खेलेंगे। जो अच्छे से गेम्स और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन जूनियर के लिए कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे, और हमारी इस पूरी पार्टी में एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले एक लड़की और एक लड़के को यहाँ पर मिलेगा मिस्टर एंड मिस फ्रेशर का किताब। तो आई थिंक आप लोग इन सब के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो लेट अस एंजॉय दिस नाइट। सारे लोग कपल्स में या फिर सिंगल, जैसा भी आपको पसंद हो, यहाँ पर डांस कर सकते हैं। सिद्धि विराज के पास आते हुए बोली, तो कपल डांस की बात हो रही है तो क्यों ना सीनियर से शुरुआत की जाए। तो मिस्टर विराज, जो कि हमारे समय के मिस्टर फ्रेशर रह चुके थे, उनका मेरे साथ डांस करने के बारे में क्या विचार है। सिद्धि की इस बात पर विराज एक स्माइल करता है और बोलता है,
एक खूबसूरत लेडी अगर इनवाइट करें तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उसे मना करें। सो मिस सिद्धि, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? ऐसा बोलते हुए विराज ने अपना हाथ आगे कर दिया। सिद्धि एक खूबसूरत स्माइल के साथ विराज के आगे बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख देती थी। वहां पर एक खूबसूरत म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और विराज सिद्धि को लेकर डांसिंग स्टेज पर चला जाता है। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभले संभलता नहीं, ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपकी सांस से ये आती जाती हैं, संभले संभलता नहीं, ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है। दोनों ने एक खूबसूरत कपल डांस परफॉर्म किया जिसे देख सब हूटिंग कर रहे थे। माहिरा सिद्धार्थ के पास गई और उसे डांस के लिए पूछा तो सिद्धार्थ भी माहिरा का हाथ पकड़कर स्टेज पर आ गया। वैसे ही गाना चेंज हो गया और सिद्धि और विराज को अलग करते हुए दोनों उनके बीच से आगे आकर डांस स्टार्ट कर देते हैं। एक एक ठुमके पे 100 तालियां नाच दी तो खुल जाए जुल्फों दी बलिया। एक एक ठुमके पे 100 तालियां नाच दी तो खुल जाए जुल्फों दी बलिया। जादू तेरी ब्यूटी का ढोल सब पीते, केंदे हाई हील्स पे नचे कि तू बड़ी जंचे, हाई हील्स पर नाचे। सिद्धार्थ और माहिरा ने एक एनर्जी भरा डांस परफॉर्मेंस दिया जो कि सिद्धि और विराज के रोमांटिक डांस से पूरा उल्टा था। सिद्धि और विराज ने भी उन्हें ज्वाइन किया और उनके स्टेप से स्टेप मैच करने लगे। उनके बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस हमारे 6 के पॉप देते हैं। पर अब माया की एंट्री वहां होने वाली थी जिनका इंतजार एक नहीं दो नहीं 6 हैंडसम बॉयज कर रहे थे, या यूं कहे कि पूरे कॉलेज के बॉयज। थोड़ी देर बाद माया, अश्विन, राधिका की पार्टी में एंट्री होती हैं। वैसे तो सारे लोग डांस में मशरूफ थे, पर जितने भी लड़के और लड़कियां डांस नहीं कर रहे थे सबकी नज़र अब एंट्री डोर पर थी जहां से माया, अश्विन, राधिका आ रहे थे। वही सारी लड़कियां अश्विन को ताड़ रही थी तो सारे लड़के माया और राधिका को डांस फ्लो पर डांस कर रहे। कृष्णा, अर्जुन, वीर, कबीर और सिद्धार्थ की नज़र भी माया पर पड़ी और वह उसे देखते ही रह गए। आखिर वह लग ही इतनी सुंदर रही थी। वह तो उसकी ब्यूटी में ऐसा खोए थे कि उन्हें उसके साथ अश्विन भी नहीं दिख रहा था। उन लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि माया आएगी। देखो मेरे प्यारे रीडर्स, मुझे फ्रेशर पार्टी का उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे फ्रेशर पार्टी नहीं दी। मुझे जितना समझा मैंने डाल दिया। कुछ गड़बड़ हुई हो तो बताओ और कुछ ऐड करना है वह भी बताओ। 121 था अगला। राधिका माया और अश्विन के साथ एक साइड टेबल पर बैठी हुई थी और उसने भी सिद्धार्थ और विराज का डांस देखा था। वह माया से बोलती हैं, यार सच में ये दोनों कॉलेज के हैंडसम हंक कहलाने लायक है, न सिर्फ लुक्स में अच्छे हैं बल्कि डांस भी अच्छा करते हैं। माया एक तिरछी स्माइल कर देती हैं। आखिर एक समय में इस लुक्स और स्किल्स की वह भी कायल थी, पर जब से उसने अपने हैंडसम भाइयों को स्पेशली अपने ऋषभ को देखा था उसे सिद्धार्थ पानी कम लगने लगा था। उसने राधिका की बातों का जवाब दिए बिना जूस पीना चालू रखा। आखिर आज यहाँ बड़ा वाला तमाशा होने वाला था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। वही राधिका सिद्धार्थ और विराज की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। इस बात से अनजान के पास बैठा अश्विन खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा है। जब उससे रहा नहीं जाता तो वह कहता है, मैडम आप कहना क्या चाहती है, क्या मैं आपको हैंडसम नहीं लगता? तब राधिका को एहसास होता है कि वह इतने समय से अश्विन को इग्नोर कर रही थी। नो डाउट कि वह सिद्धार्थ से भी ज़्यादा हैंडसम था, पर अब उसे जलाने के मूड से राधिका बोलती है, मिस्टर बेस्टिस ब्रदर आप हैंडसम तो है पर किसे पता कि आप में कोई टैलेंट है भी नहीं। अभी आपने देखा कि सिद्धार्थ ने कितना अच्छा डांस किए, मुझे भी एक डांस करने वाला लड़का चाहिए जिसके साथ में किसी भी पार्टी में डांस कर सकूं। राधिका की बातें अश्विन के ईगो को लग रही थी। उन दोनों में थोड़ी बहस हो गई जिसमें अश्विन ने डिसाइड किए कि वह अब अपना टैलेंट राधिका को दिखा कर ही रहेगा। क्या पता किसी दिन उसने किसी दूसरे लड़के के साथ हो गई तो उसका क्या होगा। माया ने उन दोनों को पूरी तरह इग्नोर किया। वैसे भी वह दो बड़े बच्चों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती थी। अश्विन उस जगह को छोड़कर चला गया तो अब राधिका को लगाने लगा कि उसने शायद ज्यादा कर दिया, पर तभी वहां पूरा अंधेरा हो गया और एक स्पॉटलाइट डांसिंग स्टेज पर पड़ी जहां एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी सिर्फ पीठ दिख रही थी और सॉन्ग स्टार्ट हुआ। ताराराता बेबी ताराराता दिस बीट राइट हियर। वह लड़का पलटा और डांस करने लगा। ये कोई और नहीं अश्विन था। लड़कों की उंगली पे नाचे है जमाना।
फिर वह पैरों को क्रॉस करते हुए जिग जैग में लेफ्ट टू राइट साइड और राइट टू लेफ्ट जाने लगा। हो, लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना। सिंपल ये फंडा है कुड़ियों को बताना। और उंगली को गोल गोल घुमाकर खुद भी गोल घूमने लगा। लूटे नहीं, लुट जाएं, जीते नहीं, पट जाएं। पुड़िया हैं, जेबों में रख ले। कुड़ियों नू ठग ले। और सॉन्ग के अकॉर्डिंग एक ब्यूटीफुल डांस करने लगा। उसका डांस देखकर राधिका हैरान थी, पर गाने के बोल सुनकर वह पप्पी आई से जूस पीती माया को दिखने लगी। माया ने नमे सर हिलाया तो उसने हाथ जोड़ लिए तो माया ने एक गहरी सांस ले ली। आखिर इन दोनों बच्चों में वह फंस ही गई। तभी एक स्पॉटलाइट पीछे पड़ी और वहां माया और राधिका डांसिंग पोज में खड़ी थी, जिनमें वह हॉट लग रही थी। उसे देख सिद्धार्थ ने अपना जूस उगल दिया। वीर और कबीर के मुंह खुले के खुले रह गए। बेचारे दूसरे लड़कों की हूटिंग से होश में आए और कृष्ण अर्जुन तो स्माइल किए उसे निहारने लगे। लड़कों को लगता है इजी जीत जाना। हे वो, माया ने हैंड आगे बढ़ाया। दे से ही अश्विन उसे पकड़ने वाला था, माया ने उसे अपने बालों में घुमा दिया। अश्विन का हाथ खाली रह गया और उसने फेस पर स्माइल आ गई। लड़कों को लगता है इजी जीत जाना, इस बार उनको हरा के है दिखाना। दो लड़के राधिका को उठाकर आगे लाए और वह दोनों लड़कियां डांस करने लगीं। बड़ी बड़ी हांकें हैं, यूं ही हवा फांके हैं। जेबें भरी, खाली हैं अक्लें। जितनी घास डालो, तारीफें निकालो, उतने ही इनके भाव बढ़ते हैं। ये लिरिक्स अश्विन ने राधिका को देख गया। ओ वो, मौका ताड़ते हैं, चौका मारते हैं, हाथ पकड़ा दो, सर पे चढ़ते हैं। हे, ये माया ने गाया। तोड़े इनकी चालें, शह में मात दे डालें। ये मज़ा लेके चख ले। कुड़ियों नू ठग ले। फिर तीनों ने एक साथ डांस किया। तीनों बिल्कुल सिंक में डांस कर रहे थे। अश्विन ने गोल घुमाकर दोनों लड़कियों को अपनी तरफ खींचा तो दोनों लड़की उसकी बाहों में समा गई। सारे लोग तो ये ब्यूटीफुल डांस देखते ही रह गया। क्या ये फ्रेशर पार्टी है या डांस रियलिटी शो? इतना सुंदर कोई कैसे कर सकता है? डांस खत्म कर अश्विन माया के सामने बो करते हुए बोलता है, योर हाइनेस, आपका ये गुलाम कभी आपसे जुट सकता है। उसकी बात पर माया हंस दी। उसकी हंसी इतनी सुंदर थी कि सबके दिल में अलग सी खनक पैदा हो गई। माया सीधे अश्विन के गले लग गई और अश्विन ने भी उसे पूरी तरह अपने आगोश में स्माइल करते हुए ले लिया और उसके फोरहेड पर किस कर दिया। उन दोनों भाई बहन का प्यार देखकर राधिका स्टेज से नीचे चली गई। वैसे भी जब ये भाई बहन एक साथ रहते हैं तो किसी को कहाँ देखते हैं। वही सारे लोग माया और अश्विन को परफेक्ट कपल बोलकर तारीफ कर रहे थे। इस बात से अनजान कि वहाँ करीब करीब 5 लोगों के दिल कोयले बने जा रहे हैं।